आप सभी जानते हैं ये जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे जिस तरीके से हमला हुआ था, इन्होंने बोला हमने इसलिए गिरफ्तार किया इन लोगों को बिकॉज दे वर इन्वॉल्व इन दिस अटैक। अधिकार एक लिमिट तक होता है। अधिकार होता है जब तक जिसमें आप सेफ है और दूसरा सेफ है। जिसमें आपकी सेफनेस में अगर दूसरे को परेशानी हो जाए वो अधिकार नहीं हो सकता। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने साफ साफ बोला है कि हमारी जो न्यायपालिका है, हमारी जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है और बिना किसी के दबाव में खुलकर अपना काम करे ताकि लोगों का जो उसमें इंटरेस्ट है, फेथ है, वो बना रहे। ये एक इंडिपेंडेंट कमीशन है जो किसी के दबाव में काम नहीं करता। 1993 में स्टैब्लिश हुआ था। इसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। इसमें रिटायर्ड जजेस, ऑफिसर और कुछ एमिनेंट सिटीजन, जैसे किसी स्पेशल फील्ड में कोई बड़ा नाम हो, जैसे सचिन तेंदुलकर हो गए, विराट कोहली हो गए। हाय एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सभी के? तो कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? उम्मीद करता हूं कि सब फिट होंगे, फाइन होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही अच्छे तरीके से एंजॉय भी कर रहे होंगे। सो मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो लेक्चर है ना, जब आप इस लेक्चर को देखेंगे उस समय आपको एक बड़ी खुशी होगी, क्योंकि कई बार हम ये कहते हैं कि भाई किसी से हमें परेशानी, चाहे मान लीजिए आपको कहीं पुलिस ने पकड़ लिया। अब बहुत सारे छोटे छोटे बच्चों को होता है, सर पुलिस ने पकड़ लिया, अब मैं क्या करूं, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा, डर लग रहा है, पुलिस ने जो बोला मैंने मान लिया। क्या ऐसे में कुछ हमें चीजें पहले से अवेयर होनी चाहिए कि अगर पुलिस वाला हमें लगे कि हमारे साथ गलत हो रहा है, या कोई नेक्स्ट पर्सन या कॉमन सिटीजन या फिर हमारे दोस्त, हमारे घर वाले अगर हमारे साथ कुछ गलत कर रहे हैं, तो क्या हम कहीं पर उन्हें यह समझा सकते हैं कि कानून में यह लिखा है आप जो कर रहे हैं वो गलत है? क्या ऐसा कुछ है? तो बच्चों आज आप ऐसी ही कुछ चटपटी बातें जानने को, सुनने को, समझने को सब मिलेगा आज के इस लेक्चर में। बहुत ही मसालेदार, बहुत ही धमाकेदार लेक्चर होने वाला है आज का, क्योंकि आज जो हम करने वाले हैं वो है, आप सभी जानते हैं, आज हम करेंगे क्या बच्चों, हमारे डेमोक्रेटिक राइट्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आप वैसे तो फंडामेंटल राइट्स देख रहे हैं, पर टॉपिक आपका क्या रहने वाला है? डेमोक्रेटिक राइट्स के बारे में रहने वाला है। क्या रहने वाला है बच्चों? डेमोक्रेटिक राइट्स के बारे में रहने वाला है। वो अधिकार जो आपको एक देश में बहुत खुशी देते हैं, जिसके थ्रू आप कुछ आजादियां महसूस कर पाएंगे, कुछ अच्छी बातों को फील कर पाएंगे कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहने के क्या फायदे हो सकते हैं। ये सब राइट्स आपको आपके हित के लिए, आपके बेनिफिट के लिए बनाए गए हैं, जिन्हें हम प्यार से फंडामेंटल राइट्स भी कहते हैं। और फंडामेंटल राइट्स में क्या क्या है ये सब भी आप आगे पढ़ेंगे। बट फिलहाल इस चैप्टर की शुरुआत करने से पहले अपने बारे में जान लीजिए, अपने बारे में बता देते हैं हम लोग। मैं आपका अपना टीचर जोगिंदर सिंह, जी हां, प्यार से आप मुझे ऑगी कहते ही हैं। तो मैं आज आपके बीच में इस चैप्टर को लेकर आया हूं, बहुत ही प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग के साथ इसे समझेंगे, लाइफ के प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ समझेंगे, एक्सप्लेनेशन के साथ समझेंगे और बातचीत के थ्रू इस पूरे चैप्टर को खत्म भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्या क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? पहले तो ये सीख लीजिए आज की क्लास में क्या क्या होगा। आज की क्लास में पढ़ेंगे लाइफ विदाउट राइट्स। देखिए, कोई चीज है और उसको समझने की, उसकी इंपॉर्टेंस जानने की ना। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैंने बोला भाई माँ बाप जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब किसी को लगे सर कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये मान लीजिए कि बिना माँ बाप के जिंदगी कैसी होगी, तो आप इंपॉर्टेंस ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे। क्योंकि कोई चीज है और आप फिर सोचिए कि वो अगर नहीं होती तो क्या होता, तो जो है इंपॉर्टेंस ज्यादा समझ में आती है, बजाय कि कैसे भी कह देना कि चीज है, इसकी विशेषता बताइए, इसकी इंपॉर्टेंस बताइए, शायद वो इंपॉर्टेंस वैसे ना निकले। चीज की एब्सेंस में उसकी प्रेजेंस को फील करना वो ज्यादा मैटर है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंस समझा पाएगा। नेक्स्ट इज राइट्स इन अ डेमोक्रेसी। जब आप डेमोक्रेसी में रहते हैं, जहां पर लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार होती है, लोगों के लिए जो सोचती है, लोगों के लिए जो काम करती है, जहां पर लोगों को कुछ आजादियां होती हैं जिससे उनका जीवन चलता है, जिससे उनको देश में रहने पर एक महसूस होता है कि वो एक फ्रीडम के साथ अपनी लाइफ को जो है एंजॉय कर रहे हैं, वो राइट्स कौन से हैं? एंड राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। खासकर हम इस चैप्टर की जो बात कर रहे हैं वो एंडिंग इस तरीके से कि भाई भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने लोगों को क्या अधिकार दिए हैं, उन अधिकारों से लोगों को क्या बेनिफिट मिला है, वो सब आप पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट इज हाउ कैन वी सिक्योर दीज राइट्स। देखिए, किसी चीज का मिलना और उस पर वायलेशन होना, यह बहुत कॉमन सी बात है। हम जब पैदा होते हैं, हमारे माँ बाप हमें पीटने का भी हक रखते हैं, हमें घर से बाहर निकालने का भी हक रखते हैं, हमें पढ़ाने का भी हक रखते हैं, हमें खिलाने का भी हक रखते हैं। मतलब ऐसा है कि चीजें हैं और उनके साथ कुछ जो है कॉन्सिक्वेंसेस रहते ही हमेशा। बात यह है कि हम इन कॉन्सिक्वेंसेस से कैसे बचें और बेटर चीजों को, बेस्ट चीजों को कैसे प्रमोट करें, वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर राइट्स तो हैं, बट इन राइट्स को कैसे सिक्योर किया जाए, क्योंकि राइट्स है तो वायलेशन भी होना बहुत ही कॉमन बात है। बहुत कॉमन बात है कि हर आए दिन आपके राइट्स वायलेट होते हैं। बट अब मैं कहूं कि आपको पता ही नहीं है कि आपके राइट्स कौन से, तो वायलेशन के तो बहुत दूर की बात है भाई, वो समझ में नहीं आने वाला। राइट्स क्या है वो आप पढ़ोगे, वायलेशन क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो भी आप समझेंगे। सो माय क्वेश्चन इज हाउ कैन वी सिक्योर दीज राइट्स। जो आज आप पढ़ने वाले हैं, इन राइट्स को
कैसे सिक्योर करेंगे। समझ में आ गया क्या क्या पढ़ने वाले हैं? मस्त हो जाए एकदम, बढ़िया तरीके से पानी वानी पी लो, खुशी की बात है, अपने लाइफ का बहुत अच्छा चैप्टर आप पढ़ रहे हैं। शुरुआत करें हम एक एग्जांपल से, लाइफ विदाउट राइट्स। देखिए जिंदगी में अधिकार क्या होता है, अधिकार का मतलब क्या है। एक छोटा बच्चा कह रहा है, दो बच्चे आपस में खेल रहे हैं, बच्चा कह रहा है मैं, मेरी है, वो देखा होगा आपने छोटे बच्चे होते, मैं, मेरा है, खींच लेता है। ये क्या है? ये क्लेम है, किसी भी चीज पर अपना क्लेम है कि ये मेरा है, ये उसका अधिकार है। तो राइट्स क्या है? बेसिकली क्लेम्स होते हैं। ये बात समझ में आ गई? भाई आपने बोला ये मेरी किताब है, ये मेरा स्कूल है, ये मेरा बोर्ड है, ये मेरे मम्मी पापा है, तो नाउ यू आर क्लेमिंग कि भाई ये सब चीजें जो है वो मेरी हैं। इसका मतलब आप अधिकार जमा रहे हैं। सोचिए आप अधिकार ही नहीं जमा पाते, भाई आपका है तो क्या, जैसे दोस्त स्कूल में आपने देखा होगा, बैठते बेंच बैठते, भाई यहां कल मैं बैठा था, मैं 1 साल से यहां बैठ रहा हूं, तू नहीं बैठ सकता, तो बंदा बोल दे तो आप कह रहे हो मेरा अधिकार है, बट आप क्लेम नहीं कर पा रहे हो। तो यहां पर आप समझिएगा राइट्स वो ज्यादा बेटर है जिन पे आप क्लेम कर पाए, वो चीजें हम समझेंगे। बट उससे पहले हम देखेंगे कि अधिकार बिना जिंदगी कैसी, लाइफ विदाउट राइट्स। तो प्रिजन है ग्वांतनामो बे में, जो कि क्यूबा के इलाके में पड़ता है ना, कैरिबियन आइलैंड जैसे जो है उनके इलाके में क्यूबा, जब आप मैप में देखेंगे क्यूबा में उसके पास जो है ये मतलब जेल है, प्रिजन है। कहां पर एक खाड़ी है जिसका नाम है ग्वांतनामो बे। ऐसे आप देखेंगे तो वहां क्यूबा के पास ऐसे खाड़ी सी बनी हुई है, उसके यहां पर जो है ये ग्वांतनामो बे जो है बे पे ये प्रिजन बना हुआ है। ग्वांतनामो बे, बे मतलब खाड़ी, उस मतलब ऐसा पानी से ऐसे होता है ना अपने यहाँ बे ऑफ बंगाल ऐसे। तो वहां पर उस खाड़ी के पास एक जेल है जिसका अंदर क्या हो रहा है, जिसके अंदर क्या हो रहा है आप देखेंगे कि भाई उसके अंदर कुछ लोगों को, लगभग 600 लोगों को यूएस आर्मी गिरफ्तार कर लेती है। क्या वजह रही? तो वजह आप जानेंगे, पर उससे पहले थोड़ी चीजें समझ लीजिए कि लगभग 600 पीपल्स को चुपचाप जो है यूएस आर्मी जो है पूरे वर्ल्ड से, ऑल ओवर द वर्ल्ड, अलग अलग इलाकों से उठाकर उस जेल में बंद कर देती है। पुट ग्वांतनामो बे उस टापू पे बने हुए जेल पर जो है अपना भर्ती कर देती है, अंदर बंद कर देती है। जो ग्वांतनामो बे था वो इलाका है नियर क्यूबा के पास, जिसे कौन कंट्रोल कर रहा था? अमेरिकन नेवी कंट्रोल कर रही थी, क्योंकि पानी के पास इलाका है तो नेवी जो वहां पे जिसकी चलती थी वो अमेरिकन नेवी थी। अमेरिकन नेवी ने क्यूबा के पास एक टापू मान लीजिए, एक आइलैंड मान लीजिए ग्वांतनामो बे, उस पर बनी एक जेल, उस जेल को पूरी तरीके से कंट्रोल किया जा रहा है बाय दी यूएस आर्मी। तो बाय द यूएस आर्मी जो गिरफ्तार किए हुए लोग थे, जो मीडिया थी, जो उनके परिवार वालों तक कोई कांटेक्ट नहीं, किसी का कोई कांटेक्ट नहीं। जेल में जो बंद हैं वो बंद हैं, ना ही वहां पर उन जेल में बंद लोगों के घर वालों से उनको मिलने दिया जाता था, ना ही किसी मीडिया रिप्रेजेंटेटिव्स को मिलने दिया जाता था। जैसे आज तो जेल में माइक में लेके एकदम फटाफट हाँ भाई सब क्या कहना चाहते हैं, या जेल से बाहर निकले, इनको वो सब सुविधाएं नहीं थी। और ना ही किसी यूनाइटेड नेशन के जो रिप्रेजेंटेटिव थे कि भाई कोई समस्या हो, कैसा होता था कि यूनाइटेड नेशन जो होता था, संयुक्त राष्ट्र संघ जो है, उसके मेंबर्स होते हैं, लोग होते हैं, देश के लोग उसमें मेंबर्स जो हैं, वो जब भी किसी के साथ ऐसा कुछ गलत हो रहा हो, मान लो ऐसा मिलना चाहे, तो वो सब भी नहीं मिलने दिया जा रहा था। सो दे वर नॉट अलाउड टू मीट देम। तो बंद हुए जो लोग जेल में बंद थे उनमें से इनसे कोई नहीं मिल सकता था, कोई नहीं मिल सकता था। तो इस तरीके से यूएस आर्मी जो है वो गिरफ्तार कर करके लोगों को जेल में भरने का काम कर रही थी। अनअरेस्टेड पीपल, अमेरिकन गवर्नमेंट ने क्या कहा जब सफाई मांगी गई कि भाई साहब आपने इनको क्यों गिरफ्तार किया, तो अमेरिकन जो गवर्नमेंट है वो क्या कहती है कि ये जो है यूएस के दुश्मन है। ठीक है भाई साहब, और ये सब मिले हुए हैं 11 सितंबर 2001 के हमले से। आप सभी जानते हैं ये जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे जिस तरीके से हमला हुआ था, इन्होंने बोला हमने इसलिए गिरफ्तार किया इन लोगों को बिकॉज दे वर इन्वॉल्व इन दिस अटैक। इस अटैक में जो है इस हमले के सब गुनहगार हैं, इसलिए हमने इनको गिरफ्तार किया है। चलिए, यूएस आर्मी गिरफ्तार करने लगी, बहुत बढ़िया है भाई साहब, उन्हें शक के आधार पर ही गिरफ्तार किया, क्योंकि प्रूफ तो ऐसे मिले नहीं 600 लोगों के। सो यूएस आर्मी अरेस्टेड, इंटरोगेटेड देम एंड डिसाइडेड वेदर टू कीप देम और नॉट। यूएस आर्मी जाती है, गिरफ्तार करती है लोगों को शक के आधार पर, किसे जेल में रखना है, किसे नहीं रखना है, किससे पूछताछ करनी है, ये सब बातें मतलब वहां पर हो रही थी। आप समझ सकते हैं कि शक के आधार पर लोगों को जबरन बांध के ऐसा अंदर बंद कर रही थी। ठीक है, अभी प्रूव नहीं हुआ है, और इसमें भी यह है कि मानवता, ह्यूमैनिटी जो है वो वायलेशन होगी, आप देखेंगे। सो नो ट्रायल फॉर देम, नो ट्रायल फॉर देम मतलब यह है उनको जज के सामने प्रेजेंट ही नहीं किया गया, उनको जज के सामने प्रेजेंट नहीं किया गया।
So not before any magistrate in the US, nor could these prisoners approach courts in their own country. यूएस में जो कोर्ट है उसमें आप जा नहीं सकते. अपने देश में जो कोर्ट है, मान लीजिए कोई वहां पर सैनिक किसी पर्टिकुलर देश से पकड़ा गया, तो उस देश में जो कोर्ट है वहां पर भी आप अपील नहीं कर सकते. मतलब ना यहां अपील ना वहां अपील, तो कोई ट्रायल नहीं, किसी प्रकार का ट्रायल नहीं. एमनेस्टी इंटरनेशनल एंड इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन. एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है बच्चों? जब भी वर्ल्ड में किसी भी ह्यूमन के साथ गलत हो तो इस ऑर्गेनाइजेशन का खड़ा होना बहुत कॉमन है. ये ह्यूमन राइट्स के लिए लड़ाई लड़ती है. ठीक है. कलेक्टेड इंफॉर्मेशन ऑन प्रिजनर्स. इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने उन कैदियों के साथ क्या हो रहा था, कैसी उनकी सिचुएशन थी जेल में, कैसा उन्हें खाना मिलता था, क्या उनके साथ सही गलत, इस सब पर जानकारी इकट्ठा करना शुरू करी एमनेस्टी इंटरनेशनल में. क्वेश्चन है यहां पर आप सभी के लिए, एमनेस्टी इंटरनेशनल कहां सिचुएटेड है या लोकेटेड है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर, एमनेस्टी इंटरनेशनल कहां लोकेटेड है. इस ऑर्गेनाइजेशन ने क्या बताया कि प्रिजनर्स वर बीइंग टॉर्चर्ड इन मेनी वेज दैट वायलेटेड द यूएस लॉज. इस संस्था ने, यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, एमनेस्टी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने यह बताया कि भाई जो अमेरिकी सेना है ना, वो इन लोगों के साथ इतना गलत कर रही है, इतना उन्हें टॉर्चर कर रही है, इतना सता रही है कि वो आर्मी के जो लोग जो उनके साथ कर रहे हैं वो इतना गलत कर रहे हैं कि जितना उनके लॉज में भी नहीं लिखा है. यूएस के जो लॉज हैं, जो कानून भी इतना बुरा करने के लिए नहीं लिखा गया है जिस प्रकार यूएस गवर्नमेंट उन प्रिजनर्स के साथ कर रही थी. मतलब कि हद से ज्यादा उन्हें सता रही थी. और क्या कर रही थी? प्रिजनर्स वर बीइंग डिनाइड द ट्रीटमेंट ऑफ इक्वालिटी या फिर एज पर द इंटरनेशनल ट्राइज. तो क्या था, देखिए सुनिए. जो ह्यूमन बीइंग वहां पर अरेस्टेड थे उनके साथ प्रॉब्लम आप समझिए कि जो इक्वालिटी, जैसे मान लीजिए कि भाई बंद करने का ट्रायल का अधिकार, वो इक्वालिटी राइट नहीं था. ह्यूमैनिटी के साथ ट्रीट करने का कि भाई मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दो, मानवता है, ठीक है, कोई गिरफ्तार है, वो भी नहीं था. ऐसे कोई अधिकार नहीं थे. तो जिस प्रकार से बाकी लोगों को यूएस में जब गिरफ्तार करके जिस तरीके से प्रिविलेज मिलते थे कि भाई मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करेंगे, सब कुछ होगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला था. उनको उठाया, पटका, सीधा जेल में बंद. कोई वकील जज से मिलने का मौका नहीं, कोई मीडिया से नहीं, कोई फैमिली से नहीं. इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने भी बड़ी मुश्किल से जानकारी यहां पर जो है कलेक्ट की, और तब जाके पता चलता है कि भाई यूएस की जो गवर्नमेंट है इन लोगों के साथ बहुत बुरा कर रही है. प्रिजनर्स ने इसके यूएस के खिलाफ कई आवाज भी उठाई. कैसे उठाई? भूख हड़ताल जाकर. अब प्रॉब्लम ये थी कि जब जब ये भूख हड़ताल करते थे तो वर्ल्ड में बदनामी ना हो जाए, इसके लिए यूएस वालों ने इनको जबरन खाना खिलाया. जो मुंह से नहीं खाते थे उनको नाक के थ्रू खाना खिलाया जाता, पाइप डाल के ऐसा नाक के थ्रू खाना पहुंचा देते थे. सो अगेंस्ट दीज कंडीशन बाय गोइंग ऑन हंगर स्ट्राइक, प्रिजनर जो है भूख हड़ताल पर गए इनके खिलाफ. पर मैंने आपको बताया कि क्या करते थे लोग. बट प्रिजनर्स वर नॉट रिलीज्ड. आप चाहे हाथ पीटिए, चाहे छाती पीटिए, चाहे पैर पीटिए, चाहे खाना खाइए मत खाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम आपको रिहा नहीं करेंगे, ऐसा अमेरिकन गवर्नमेंट कह रही थी. इवन दे वर ऑफिशियली डिक्लेयर्ड नॉट गिल्टी. चाहे अब कोर्ट कोई भी ये कह दे, चाहे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एमनेस्टी कह रही है कि भाई ये बेगुनाह, ये ज्यादा गलत हो रहा है, तब भी ये लोग नहीं मान रहे थे. अब नहीं मान रहे थे. तो इतने हार्श स्टेप इन लोगों ने लिए, इस तरीके से लोग जो है बॉयकॉट कर रहे थे इनका. तो यूएन के जो जनरल सेक्रेटरी थे, जो यूनाइटेड नेशन के जो जनरल सेक्रेटरी थे, वो क्या कहते हैं कि जो जेल है ग्वांतानामो टापू पर, जो उस ग्वांतानामो बे क्यूबा के पास जो टापू है ग्वांतानामो बे, उसमें जो जेल है उसे बंद कर देना चाहिए, ज्यादा बुरा हो रहा है. बट गवर्नमेंट जो थी यूएस की, वो इसको भी मानने को तैयार नहीं थी. वो कह रही काय को कर दे बंद. हु आर यू? अब एक और क्वेश्चन है, 2001 में जब ये अटैक हुआ था उस समय यूएस के प्रेसिडेंट कौन थे? जल्दी से फटाफट कमेंट सेक्शन में लिख दो, यूएस के उस समय प्रेसिडेंट कौन थे? शक्ल देखने का नहीं, चीटिंग करने का नहीं, कोई भी कौन थे बस ये बताना है. सिटीजन्स राइट्स इन सऊदी अरेबिया. जो पिछला एग्जांपल पढ़ा उससे आपने क्या सीखा? उसे यह सीखा कि एक कंट्री के लोग दूसरे कंट्री के लोगों के राइट्स को वॉलेट कर रहे थे. राइट भाई, क्यूबा के लोगों के वहां पर जो आप देख रहे हैं कि वहां पर जो टापू है उसमें यूएस की जो आर्मी है वो बंद करके अलग अलग देश के लोगों को वहां पर इकट्ठा करके जेल में बंद करके उनको तड़पा रही है, उनके राइट्स को वॉलेट कर रही है. राइट, तो यहां पर एक देश दूसरे देश के नागरिकों का जो राइट्स है उनको वॉलेट कर रहा है. अब एक और एग्जांपल समझते हैं, सिटीजन्स राइट्स इन सऊदी अरेबिया. लोगों के क्या अधिकार थे सऊदी अरेबिया? तो ध्यान से सुनिए. जो देश था सऊदी अरेबिया, उसे कौन रूल करता था? हेरिडिटरी किंग, राजा की चलती थी वहां पर. और जो लोग होते थे उसका दे हैव नो रूल इन इलेक्टिंग और चेंजिंग देयर रूलर्स. और लोगों को वहां पर इतना सा भी अधिकार नहीं था कि वो अपने राजा को चुन ले.
राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा, फिर उसका बेटा राजा, फिर उसका बेटा राजा, अरे आजा राजा, आजा राजा, यही चल रहा था बस। और कोई भी शख्स ऐसा नहीं था जो कॉमन पर्सन उस पोस्ट पर कुछ भी अपना अधिकार दिखा पाए कि भाई मैं वोट दूंगा, या मैं जिंदगी में कभी राजा बन सकता हूं, या मैं कुछ अधिकारी पद पे आ सकता हूं, नहीं। नेक्स्ट इज द किंग सिलेक्ट द लेजिस्लेचर एज वेल एज द एग्जीक्यूटिव। सुना है हमने, हमारे देश में आप सभी जानते हैं कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी तीनों की तीनों इंडिपेंडेंटली वर्क करती है, बट इंटीग्रेटेड दिखती है। इसका मतलब यह नहीं है कि वो एक दूसरे के डिसीजन पर इतना इंपैक्ट डालते हैं कि दबाव में कोई डिसीजन लेता हो, ऐसा नहीं है। यहां पर तो राजा ही जो है लेजिस्लेचर यानी पार्लियामेंट समझ लीजिए, और एग्जीक्यूटिव आप उसको कानून बनाने वाले, जो लागू करने वाले हैं, बनाने वाले के बाद उन पर भी, कानून बनाने वाला, कानून लागू करने वाला, दोनों पर ही सऊदी अरेबिया के किंग की चलती थी। और अगर गलती से ये फैसला दोनों के दोनों मिलकर ऐसा ले लें जो राजा के खिलाफ हो, तो राजा उसे पलट भी सकता था। तो भाई साहब किंग ओवरऑल किंग हो रहा है बस। सो किंग अपॉइंट्स द जजेस एंड कैन चेंज एनी ऑफ देयर डिसीजन। मैंने बताया ना, कोई जज का फैसला अगर बदलना हो तो राजा खुद से कर सकता था, कोई लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव नहीं चल रही। क्यों? क्योंकि उनके जजेस को लाने वाला कौन? किंग। तो जो लेके आ रहा है वो फैसले भी उनके बदल रहा है। तो ये सऊदी अरेबिया है। नेक्स्ट इज सिटीजन्स कैन नॉट फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज और एनी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। भाई जब बोल दिया आपको कि राजा की ही चलेगी, तो आप काय को ऑर्गेनाइजेशन बनाओगे? ऑर्गेनाइजेशन बना के कर क्या लोगे जब चलनी ही राजा की है? आपने वोट भी तक नहीं देना है, वो पावर भी नहीं है। तो फिर सिटीजन्स कैन नॉट फॉर्म एनी पॉलिटिकल पार्टीज और एनी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। आप मुक्त रहिए, राजा एकदम दुरुस्त है, हवा टाइट कर रहा है, ठीक है। देयर इज नो फ्रीडम ऑफ रिलीजन। और तो और देखिए, धर्म के आधार पर भी वहां पे कुछ गड़बड़ थे, लोगों को धार्मिक आजादी नहीं थी। कैसे नहीं थी? अब आप मान लीजिए कि सऊदी अरब में आप सब जानते हैं कि कौन सा धर्म चलता है, इस्लाम धर्म ज्यादा है। तो वहां ऐसा था कि इस्लाम धर्म के अलावा कोई और धर्म है तो अपने घर में प्रैक्टिस करो, पूजा पाठ करनी है तो अपने घर में करो, बाहर कोई नहीं करेगा, बाहर सिर्फ इस्लाम। तो इसका मतलब ये हो गया, बाहर आएंगे तो आपको ये स्वीकार करना पड़ेगा, नहीं तो आप अपने घर में कीजिए। तो नो फ्रीडम ऑफ रिलीजन। एवरी सिटीजन इज रिक्वायर्ड टू बी मुस्लिम। हर व्यक्ति को मुस्लिम होना चाहिए, ऐसा वो सोच रख रहे हैं, नहीं तो अपने घर जाइए। सो नॉन मुस्लिम रेजिडेंट कैन फॉलो देयर रिलीजन इन प्राइवेट बट नॉट इन पब्लिक। पब्लिक रूप से कि आप ऐसे कहें कि ऐसा भाई साहब नहीं कर सकते। आपको मुस्लिम जो है पब्लिकली नजर आएगा, मुस्लिम रिलीजन पब्लिकली नजर आएगा, बट अगर आप किसी अदर रिलीजन के हो तो अपने घर जाके पूजा पाठ कीजिए, आप यहां नहीं कर सकते। वुमेन आर सब्जेक्टेड टू मेनी पब्लिक रेस्ट्रिक्शंस। वहां पे फीमेल और मेल में भी बड़ा डिफरेंस था। मेल को एक्स्ट्रा राइट थे, वो चुनाव भी लड़ सकते थे, वोट भी कर सकते थे। फीमेल को वो सब नहीं था। भाई जल्दी शादी होना, बुरके में रहना, और आपका पढ़ाई ना करवाना बच्चों को वहां पर, ये तमाम चीजें थी। महिला एक जो होता है ना ऑर्थोडॉक्स टाइप सोच में रख रखे थे, भाई घर रहो, बच्चे पालो, अपना वहीं रहो, बाकी सब काम मैन का है। तो चलिए यहां पर क्या समझ में आया, क्या सीखा आपने? अपने ही देश का आदमी अपने ही देश के लोगों को जो है अधिकार नहीं दे रहा है, वहां पर दूसरे देश के अधिकारों को, दूसरे देश के लोगों के अधिकारों को वॉयलेट किया जा रहा है, यहां अपने देश के लोगों के अधिकारों को ही वॉयलेशन किया जा रहा है। नेक्स्ट इज एथनिक मैसेकर इन कोसोवो। युगोस्लाविया से अलग हुआ एक पार्ट कोसोवो, वहां पर एक एथनिक मतलब एक समझ लीजिए कि जैसे हमने पढ़ा था ना कि भाई बेल्जियम में पढ़ रहे थे हम, श्रीलंका में हम सोनालीस और तमिल्स पढ़ रहे थे। सो दो एक ही देश में दो धार्मिक विचारधाराएं जब पनपती हैं तो वहां पर कुछ गड़बड़ाहट जरूर होती है। सो यहां पर भी ऐसा ही है कि कोसोवो क्या था? कोसोवो वाज अ प्रोविंस ऑफ यूगोस्लाविया बिफोर इट स्प्लिट। यूगोस्लाविया का पार्ट था कोसोवो, जब तक वो टूटा नहीं था। यहां पर ज्यादातर कौन लोग रहते थे? पहले अल्बेनियन रहते थे, ठीक है, बट पूरे देश में आप देखेंगे कि सर्ब्स रहते थे मेजोरिटी में। ठीक वैसे ही जैसे कि आपने बेल्जियम का किस्सा पढ़ा था। कमेंट सेक्शन में बताइए बेल्जियम में आपने किसके बारे में पढ़ा था? बेल्जियम में आपने किसके बारे में पढ़ा था कि कौन मेजोरिटी में थे, कौन माइनॉरिटी में थे? और आप ये भी जानते हैं कि कंट्री की कैपिटल में अपोजिट वाले मेजोरिटी में थे और दूसरे वाले माइनॉरिटी में थे। कमेंट सेक्शन में बता दो डच फ्रेंच किसकी बात चल रही है, जल्दी से बताना, हिंट दे दिया मैंने, ठीक है। यहां पर भी ऐसा ही कुछ है। पूरे देश में आप देख रहे हैं, पूरे देश में सबसे ज्यादा कौन है मेजोरिटी में? सर्ब्स, बट जो इसकी कैपिटल है वहां कौन है? अल्बेनियन है। युगोस्लाविया के जो इलाके में आप देख रहे हैं, जहां पर कोसोवो की हम बात कर रहे हैं, कोसोवो की जो बात कर रहे हैं उसमें कि भाई आपको पूरे इलाके में तो मिल रहे हैं सर्ब्स, बट इसकी कैपिटल में मिल रहे हैं आपको अल्बेनियन।
अब प्रॉब्लम होगी, तो सुनिए ध्यान से। ये आप देख रहे हैं पूरा, ये मैं कोसोवो का चार्ट है आपके पास, इससे तो पेपर में कुछ नहीं आना है, बट ये समझिए मैंने क्या बोला, अल्बेनियन और सर्ब्स की लड़ाई होने वाली है। अल्बेनियन और सर्ब्स की लड़ाई है, ठीक है बच्चों। अल्बेनियन जो है वो आप सभी जानते हैं कि सिर्फ कैपिटल में मेजोरिटी में है, बाकी माइनॉरिटी में, बट सर्ब्स जो वो पूरे देश में मेजोरिटी में दिख रहे हैं। सर्ब्स का ये क्रांतिकारी मान लीजिए, राष्ट्रभक्त मान लीजिए, नेशनलिस्ट जो आदमी था मिलोसेविक, मिलोसेविक जो क्या करता है, वो इलेक्शन लड़ता है और इलेक्शन जीत जाता है, उसकी सरकार बनती है। उसकी सरकार ने बनते के साथ ही, क्योंकि सर्ब्स का है तो ऑब्वियसली अल्बेनियन के खिलाफ आवाज जरूर उठाएगा। अल्बेनियन के खिलाफ आवाज उठाता है मतलब। अब आप बताइए कि उसकी गवर्नमेंट किसके खिलाफ आवाज उठाएगी, कमेंट सेक्शन में बताइए क्या लगता है। मिलोसेविक एक सर्ब्स है, वो किसके खिलाफ आवाज उठाएगा, सर्ब्स के खिलाफ या अल्बेनियन के खिलाफ? कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताइए आपको क्या लगता है कि भाई ये बंदा जो एक सर्ब्स है वो किसके खिलाफ आवाज उठाएगा, अल्बेनियन के या फिर सर्ब्स के खिलाफ? Why his government was doing that? इसकी गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर रही थी? मिलोसेविक और उसकी सरकार क्या चाहती थी कि भाई सर्ब्स की चले, सर्ब्स का डोमिनेंस हो, ठीक है। सो मेनी सर्ब्स वांटेड फॉर सर्ब्स, बहुत सारे सर्ब सिर्फ सर्ब की चाह रहे थे। क्या चाहते थे कि आइदर टू एक्सेप्ट डोमिनेंस ऑफ सर्ब, या तो आप जो है सर्ब्स के नीचे दब के रहो या फिर देश को छोड़ दो। और ये किसके लिए कह रहे हैं ऐसा, जल्दी से बताइए किसके लिए कह रहे हैं ऐसा, राइट और रॉन्ग? अल्बेनियन पीपल के लिए कह रहे हैं कि नहीं कह रहे? या तो तुम सर्ब्स बन जाओ या फिर देश छोड़ दो। तो यहां पर लड़ाई जो है वो कम्युनिटी बेस्ड चल रही है। समझ में आ गई कि नहीं आ गई बात? 3 एग्जांपल आपने पढ़े, जहां पर आपने एक देश दूसरे देश के लोगों के साथ, जहां पर अपना ही देश का राजा अपने देश के लोगों के साथ, और जहां पर एक सरकार बनने के बाद अपने मेजोरिटी और माइनॉरिटी का गेम चला रही है। इज दैट क्लियर और नॉट? मुझे बताओ आप लोगों को समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तीनों एग्जाम्पल बहुत आसान है, तीनों से आपको एक थिंकिंग लास्ट में कंक्लूजन आइडियोलॉजी समझ में आएगी कि यार अधिकार होकर भी अधिकार ना मिलना ये एक सबसे बड़ा तड़पना है जिंदगी में। जब आप एक डेमोक्रेसी में रहें, जब आप कहें कि हम लोग, अब क्या है ना कि देखो हम पता ही नहीं, हम इंसान, हमें खाना नहीं आता, हमें पीना नहीं आता, हमें नहाना धोना नहीं आता, हमें सोना नहीं आता, फिर तो हम कैसे भी कर लो भाई, हमें कहीं कहीं पटक दो, हमें कुछ नहीं पता। बट जब हम सभ्य समाज में आ जाते हैं, जब हमें लगता है कि हाँ चीजें सही गलत क्या होती हैं, जब हमें लगे कि मतलब हमें किस डायरेक्शन में चलना चाहिए, किस डायरेक्शन नहीं चलना चाहिए। पहले क्या होता था कि वास्तुशास्त्र लोग नहीं मानते, घर की इधर भी बना ले, अभी कर रहे हैं। तो जब आप इतनी डेवलपमेंट पा लेते हैं, जब ऐसी डेवलप स्टेज पे आ जाते हैं, तो फिर आपको ना हर चीज जो आपके साथ गलत हो ना, फिर वो आपको बहुत चुभती है। यहां पर भी कुछ ऐसा ही था। जब अमेरिका की गवर्नमेंट दूसरे देश के लोगों के साथ करे, लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, लोग समझ चुके कि भाई ये जिंदगी नहीं है, दिस इज नॉट द राइट वे टू लिव, ये सही तरीका नहीं है जिंदगी जीने का, तो ये गलत है। सऊदी अरब के राजा ने जब लोगों के वहां के लोगों के साथ किया, तो उन लोगों को भी लगा कि ये गलत है। एक राजा का बेटा राजा बन रहा है, वही एक फैमिली पूरी चलती आ रही है, आइडेंटिटी सब हो रहा है, हमारा क्या है, हमें तो कुछ अधिकार ही नहीं है। दूसरी तरफ सर्ब्स और अल्बेनियन की जब बिगड़ी, एक ही देश में रहने के बाद जो है हमें ऐसा क्यों, कल को हमारे देश का जब हमारे कम्युनिटी का राजा बनेगा, कोई मतलब शासक बनेगा, कोई पीएम बनेगा, प्रेसिडेंट बनेगा, तो फिर हमारी चलेगी। इससे देश में आप राइट्स को कहीं ना कहीं वॉयलेट कर रहे हैं। सो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज राइट्स इन अ डेमोक्रेसी। चलिए मैं पानी पीता हूं, तब तक आप मुझे बताएंगे। मैंने आपको अभी बताया कि अधिकार क्या होते हैं, व्हाट आर द राइट्स। तो राइट्स बेसिकली दे आर द क्लेम्स ऑफ अ पर्सन। आप मेरे बच्चे हैं, ये लैपटॉप मेरा है, ये बोर्ड मेरा है, ये पेन आपका है, और क्या है इधर जो कुछ भी है वो सब आपका है, ठीक है। तो अब जब हम क्लेम करें कि ये तुम्हारा है, ये मेरा है, छोटे छोटे बच्चे आते हैं वो भी कहते हैं, जो छोटे बच्चों को देना सामान, देखना फिर छोटा बच्चा कहता है ना, फिर दूसरा हाँ मेरा है, फिर लड़ाई हो जाती। तो क्लेम कर रहे हैं बेसिकली कि ये मेरा है या तेरा है। तो राइट्स क्या है, क्लेम्स है। चाहे तो वो अपने साथ के लोगों के साथ कि भाई तेरा घर वो है, ये मेरा घर है, मेरे घर आने का नहीं, तेरे घर जाने का नहीं, ऐसा क्लेम। या आप सोसाइटी में, ये मेरा इलाका है, ये सोसाइटी में मेरे ये अधिकार है, यहाँ मेरे मम्मी पापा रहते हैं, ये मेरा मोहल्ला है, ये मेरे गांव के लोग हैं, इस तरीके से। या फिर ओवर द गवर्नमेंट, ये मेरी सरकार है, मेरे द्वारा चुनी हुई सरकार है, वो तेरी सरकार थी जो हारी। तो तमाम क्लेम्स होते हैं उनके सरकार के ऊपर भी कि भाई सरकार से क्या क्लेम करेंगे आप, कि सरकार हमारा अधिकार है अच्छा खाना खाने का, अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज होने का, अच्छी एजुकेशन होने का, ये हमारा अधिकार है सरकार के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर। हमें अच्छे से रहना चाहिए, हमें ऐसा कुछ काम नहीं करना चाहिए जिससे दूसरे को नुकसान हो, या फिर दूसरा कुछ ऐसा करे कि जिससे हमें नुकसान हो। तो ये क्लेम्स है बेसिकली, राइट्स आर क्लेम्स, अधिकार होते हैं, इन पर चर्चा करेंगे। ऑल ऑफ अस वांट टू लिव हैप्पीली। आप में से कौन सा ऐसा है
जो दुष्टता के साथ रहना चाहता है, जो दुख के साथ रहना चाहता है, जो गुस्से के साथ रहना चाहता है, जो ही रोते रोते रोतड़ू टाइप रहना चाहता है, कोई भी शख्स ऐसा नहीं होगा। कोई है क्या ऐसा? कोई नहीं होगा। ऑल ऑफ अस वांट टू लिव हैप्पीली, हम सब खुशी के साथ जिंदगी जीना चाहते हैं, ठीक है। बट आप एक चीज समझ लीजिए, जिंदगी में खुशी कब आती है? जब आपके पास डर ना हो, आपको हर वक्त डर सता रहा हो कि मेरे 10th में मार्क्स क्या आएंगे, मेरे 9th में मार्क्स क्या आएंगे। ये डर, ये आपको खुशी कभी नहीं देगा। बिंदास रहने का, बिंदास। एंड अनइक्वल ट्रीटमेंट, मैडम के सामने आप बैठे हुए हैं, 2 बच्चे हैं, वो मेरा बच्चा तू इधर बैठ, वो लाडला वो टॉपर बनेगा और तुम लाडले नहीं हो तो तुम टॉपर नहीं बनोगे। तो ये जो अनइक्वल ट्रीटमेंट है, इसको इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए, इसको इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए। सो हम सब खुश रहना चाहते हैं ना, विदाउट फियर हो, विदाउट अनइक्वल ट्रीटमेंट हो, हमें इक्वली ट्रीट किया जाए, तभी हम खुशी के साथ रह सकते हैं। और इसे अचीव करने के लिए क्या जरूरी है कि टू बिहेव इन अ गुड वे, अच्छे तरीके से रहने का। अच्छे तरीके से कैसे रहने का? मैडम के पास जाने का, शिष्टाचार से बात करने का, गुड मॉर्निंग मैम, गुड आफ्टरनून सर, हेलो दोस्तों, हाय ब्रदर, हाय सिस्टर, नमस्ते मम्मी, नमस्ते पापा, नमस्ते दादाजी, नमस्ते आंटी। बस टू बिहेव इन अ गुड वे। किसी को परेशान नहीं करने का। चाहते तो उसकी सीट पे ऐसा बेंच पे ऐसा कुछ ठोक दिया, कील निकल के कोई बैठा उसको चुभ गया पीछे, कभी बेचारी की तशरीफ खराब कर दी, पीछे का मामला सेटल खराब कर दिया आपने, ये नहीं करने का। टीचर को परेशान बार बार, रिपीट रिपीट रिपीट, क्या रिपीट रिपीट, थोड़ा सही रहने का, गुड वे में रहने का। नेक्स्ट इज इन अ वे दैट डज नॉट हार्म ईच अदर, और एक अच्छा तरीका वही है जिससे ना हमें परेशानी हो, ना दूसरों को परेशानी हो, ना इस संसार को परेशानी हो, किसी को कोई परेशानी नहीं। समझ में आ गई बात? ये होता है गुड वे, ठीक है। तो यहां तक हम क्या सीख रहे हैं कि अगर आप किसी चीज पे क्लेम करते हो तो दूसरा भी उस पर क्लेम कर सकता है। समझ रहे हो कि नहीं? तो आपके क्लेम अपने हिसाब से होने चाहिए, दूसरे क्लेम दूसरे के हिसाब से नहीं। आप अपने घर पर क्लेम करोगे, आप अपने अधिकारों, फंडामेंटल राइट जो आगे आप पढ़ोगे उनके लिए क्लेम करोगे, दूसरे के भी है, पर क्लेम ऐसे कि जो दूसरे के लिए नुकसान ना बने। वी कैन नॉट हैव अ राइट दैट हार्म्स और हर्ट्स अदर, है ना, हर्ट अदर। मेरी बात सुनो, आप यहां से जा रहे हो, यहां पर रेड लाइट है, ठीक है, रेड लाइट है, आपके पास एक कार है, कैसी कार है? बेकार है। इस रेड लाइट के पास एक आदमी है, आप बहुत तेजी से गाड़ी लेके गए और आपने गलती से आप पे गाड़ी नहीं संभली और आपने इस आदमी पर चढ़ा दी, यह आदमी मर गया, आपको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आपने बोला मेरा अधिकार था गाड़ी चलाने का, मैंने तो चलाई। तो मुझे बताओ बच्चों, क्या उस आदमी का अधिकार था फिर आपकी गाड़ी के नीचे मरने का? नहीं। आपने किसी की हत्या कर दी, आपने किसी का जीवन छीन लिया, तो ये आपके अधिकारों में कहां लिखा था कि आप दूसरे के जीवन को छीन सकते हैं? ये तो नहीं लिखा था। अधिकार एक लिमिट तक होता है। अधिकार होता है जब तक जिसमें आप सेफ है और दूसरा सेफ है। जिसमें आपकी सेफनेस में अगर दूसरे को परेशानी हो जाए, वो अधिकार नहीं हो सकता। अगर मैं कह रहा हूं मुझे बोलने का अधिकार है, ठीक है साहब, सामने वाले को भी है, पर क्या मेरा अधिकार ऐसा बनता है कि मैं सामने वाले को गाली दूं? क्या मेरा अधिकार बोलने का मतलब यह है कि मैं उसे डिफेम कर दूं, उसे बदनाम कर दूं, उसे भला बुरा कहूं, बुरा भला कहूं? मतलब समझ गए ना? हाँ, तो इसका मतलब यह है कि हमारे अधिकार दूसरों के नुकसान के लिए नहीं बने, हमारे अपने फायदे के लिए बने। और अपना फायदा मतलब दूसरे का नुकसान नहीं करना होता है। अपना फायदा इस अपना फायदा, दूसरे का फायदा दूसरा देखेगा। आप ना अपना नुकसान सोचिए ना दूसरे का नुकसान सोचिए। हमारे अधिकार वो नहीं होते जिससे दूसरों को परेशानी होती है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें सर्ब्स की यूगोस्लाविया में, तो आपने वहां का क्या देखा? दे कुड नॉट हैव क्लेम्ड होल कंट्री फॉर देमसेल्फ। वो ये नहीं कह सकते कि अल्बेनियन पीपल को बाहर निकाल दो, इनका देश नहीं है, हमारी चलेगी। ये कैसा अधिकार है? हमारे देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बुद्ध सब रहते हैं। अब यहां पर अगर यह कह दिया जाए कि भाई एक ही रहेंगे, तो गड़बड़ हो जाएगी फिर मामला, यहां पर फिर डेमोक्रेसी पर आफत आ जाएगी। तो वैसा भी नहीं करने सकते भाई। डेमोक्रेटिक जब तक हम डेमोक्रेटिक अपने आप को बताते हैं तो फिर हमें जताना भी पड़ेगा। जो देश नहीं बताते वो अपने हिसाब से देखें। तो भारत में जो है इस तरीके से नहीं हो सकता। यहां पर भी यही कह रहा है कि जो अल्बेनियन पीपल को बाहर निकाल के सिर्फ सर्ब्स का चल जाए, ये भी तो राइट नहीं है ना, उनके भी अधिकार है उस देश में। सो आर यू गेटिंग? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? क्लेम्स मतलब क्या है? दे शुड बी रीजनेबल, वो सही तरीके के होने चाहिए, रीजनेबल होने चाहिए, हर चीज के पीछे रीजन, सही रीजन होना चाहिए, इक्वली अवेलेबल होने चाहिए। आप प्रधानमंत्री हैं, आपको बोलने का अधिकार है। ओगी सर टीचर हैं, बोलने का अधिकार नहीं है। ये कैसा अधिकार है भाई साहब? जो आपका अधिकार है वो मेरा भी तो हो सकता है, सबका हो सकता है। बट बात यह कि आपके अधिकारों से मुझे प्रॉब्लम नहीं, मेरे अधिकारों से आपको प्रॉब्लम नहीं।
सो अ राइट कम्स विद एन ऑब्लिगेशन टू रिस्पेक्ट अदर राइट्स। अधिकार सबको है, पर बच्चों जिम्मेदारी के साथ है। अगर मैं अपने सामने वाले को बुरा बोलता हूं तो सामने वाले के पास अधिकार नहीं है कि वो भाई बुरा सुने, उसका से अधिकार है कि वो भी आपको पलट के जवाब दे सकता है। आप किसी के ऊपर गाड़ी चलाते हैं तो सामने वाले का मरने का अधिकार भी नहीं है कि वो आपकी गाड़ी के नीचे आके मरे। आपने फिर एक क्या कर दिया, क्राइम कर दिया। तो मैं यहां पर यही कहूंगा कि हर अधिकार के पीछे एक ऑब्लिगेशन है, जिम्मेदारी है जो आपको निभानी पड़ेगी। क्योंकि अगर आप कहीं मुझे कहीं भी घूमने का अधिकार है तो आप हर जगह ऐसे नहीं घूम सकते। कल को आप रास्ते में घूमने पहुंच जाएंगे, घूमते घूमते आ गए, राम राम जी चलो आगे, ऐसा नहीं चलेगा। और आप आर्मी में चले गए, कभी मिला दिखाना ये सब बंदूक बंदूक कैसी होती है, अपने ही तो है। अपने अपने राइट्स का मतलब दूसरों के लिए परेशानी खड़ा करना नहीं होता है। जिम्मेदारी के साथ राइट्स को निभाना आना चाहिए। सो राइट्स एक्वायर मीनिंग ओनली इन सोसाइटी। राइट्स जो है तभी एक मीनिंगफुल होते हैं जब वो सोसाइटी में होते हैं। क्योंकि आप घर में बैठे बैठे गए मेरा अधिकार ना सब कुछ है, मैं बता रहा हूं। जैसे वो एक आपने उस पर यूट्यूब पे आजकल एक बच्चा देखा होगा जिसकी बहन कंप्लेन करती है कि घर पे काम नहीं करता है, मुझे मोटी बोलता है। वो बच्चा जो खट्टी मीठी खा के मैं कुछ भी कर सकता हूं, मेरे चाचा एरोप्लेन लाए थे, देखा याद है आपको कि नहीं? मैं मैडम कुछ भी कर जाऊंगा। मैडम कह रही तुम कल से काम करोगे कि नहीं करोगे पढ़ाई का? मैं खट्टी टॉफी खा के आया हूं, जाने। तो अधिकार सोसाइटी में आने पर ही बनते हैं। सोसाइटी में आपको सही तरीके से रहना पड़ता है। एंड एवरी सोसाइटी मेक सर्टेन रूल्स टू रेगुलेट अवर कंडक्ट। समाज में रहने के उस तरीके होते हैं। आपने देखा होगा कि भाई अब जैसे आप सोसाइटी में निकलते हैं तो आप अपनी मर्जी से तो नहीं चल सकते ना। पर आज मैं कहूं तो ये लाइन बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी है बच्चों, प्रैक्टिकली बोलूं तो। समाज में खाने का, पीने का, पहनने का, ओढ़ने का, जाने का, बैठने का, बोलने का सबका एक तरीका होता है। लोग वायलेट करें तो उससे समाज में इंपैक्ट पड़ता है, यह भी बात सही है। फिर वो सोसाइटी का जो रूल रेगुलेशन है वो डिस्टर्ब होते हैं। तो अधिकार आपके हैं, ये माना। आप कुछ भी खाइए, पिए, पहनिए, ओढ़िए, सोइए, कुछ भी कीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है। बट उससे सोसाइटी में क्या इंपैक्ट पड़ रहा है यह जान लेना बहुत जरूरी है। केवल अधिकार की बातों पर आप जो है अपनी मनचाही कर लें, यह भी सही नहीं है, यह भी सही नहीं है। सो व्हाट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द सोसाइटी एज राइटफुल बिकम्स द बेसिस ऑफ राइट्स। समाज में जो स्वीकृति मिलेगी ये चीज सही है, वही जाके आपके अधिकार बने हैं कि सही है। समाज में आप सबको गाली नहीं दे सकते, यही जाके आप सोसाइटी कॉन्स्टिट्यूशन में देख लीजिए कि सोसाइटी में जब आप गाली दे सकते हैं तो संविधान में भी लिखा है आप गाली नहीं दे सकते। सोसाइटी में आप कैसे भी घूम रहे हैं पर बिना किसी के नुकसान के घूमने का मतलब ये नहीं किसी के घर में घुसते चले जाएं, आ गए हम आ गए, क्या है भाई साहब निकल जाइए। तो मीनिंगफुल सेंस जो वो सोसाइटी के थ्रू ही बनता है, वही राइट्स होते हैं। दैट्स व्हाई द कॉन्सेप्ट ऑफ राइट्स फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड सोसाइटी टू सोसाइटी जो है वो बदलते रहे हैं, वो बदलते रहे हैं। एंड जो कॉन्सेप्ट ऑफ राइट वो कहां से आते रहे, समय के हिसाब से भी आते रहे, सोसाइटी टू सोसाइटी आते रहे हैं। जब हमारा संविधान बना था कुछ और अधिकार थे, आज नए जुड़ते जा रहे हैं। जैसे आपका राइट टू इंफॉर्मेशन, आप किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट से उनकी कोई भी इंफॉर्मेशन जानना चाहें जो आप तक आनी जरूरी है वो आप तक पहुंचा दी जाएगी आरटीआई एक्ट 2005 के थ्रू। ये आपका किसी भी जानकारी को प्राप्त करने का अधिकार है, ठीक है। वो टाइम टू टाइम आया है। सोसाइटी टू सोसाइटी भी समझ लीजिए। अब हर सोसाइटी में अपना एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है रहने का। मान लीजिए कि देश विदेश में अलग तरीके से रहते हैं, यहां पे अलग तरीके से रहते हैं। उसमें अगर आपको कोई भी चीज जाननी है, किसी भी सोसाइटी टू सोसाइटी आपको यह देखना है कि भाई पहले सोसाइटी कैसी थी, आज आप देख लीजिए रहने का, खाने का, पीने का, बोलने का सबके तरीके बदल गए हैं। तो वो अधिकार भी बदलते जा रहे हैं, वो अधिकार भी बदलते जा रहे हैं। सो व्हेन द सोशली रिकॉग्नाइज्ड क्लेम्स आर रिटन इनटू लॉ, जो समाज में कानून चल रहा है जिसे सब समाज मान रहा है, अगर उसे लॉ के रूप में लिख दिया जाए, कानून के रूप में संविधान में लिख दिया जाए, नाउ दे एक्वायर रियल फोर्स। और उन्हें उसके बाद रियल फोर्स मतलब उन्हें देखो, मान लो यहां पर आरटीआई सरकार ने लिख दिया कि आरटीआई एक्ट है, बट ये कब इंप्लीमेंट होगा, सोसाइटी में कब एप्लीकेबल है, जब ये लॉ बन जाएगा कि ये कानून है। तो हर अधिकार को कानून बनाकर ही उसको रियल फोर्स में लाया जा सकता है, वरना लोग ये कहेंगे कहां लिखा है। हर बात में देखा नहीं आपने, वैसा लिखा होता है ये यहां पे टॉयलेट करना मना है, वो लिख कर लेते हैं, कहते हैं कानून में तो नहीं लिखा ना। समझ रहे कि नहीं? हर बात में आज की जनता को, आज के बच्चों को यह समझाना पड़ता है कि भाई कुछ चीजें मोरल साइंस भी होते हैं, कुछ चीजें फंडामेंटल राइट्स के अलावा फंडामेंटल ड्यूटीज भी हैं जिसको आप एनफोर्स तो नहीं कर सकते बट आपको करनी चाहिए। करनी चाहिए मतलब एक अच्छे नागरिक के थ्रू कर लेनी ही चाहिए। ऐसा नहीं कि अरे हर बात में एक ही चीज बोल रहे बच्चों, हर बात में क्या लिख रहे, कहां लिखा है, लिख के दिखाओ, बताओ कहां है।
सो वो सब नहीं होना चाहिए. Without written into law, these claims remain merely as natural and moral rights. अब आप समझिए, हमें अपने तिरंगे का सम्मान करना चाहिए. सिंपल लाइन, हमें अपने तिरंगे का सम्मान करना चाहिए. अब सर जो नहीं कर रहे क्या उनको जेल में डाल दें? प्रॉब्लम यही है कि नहीं डाल सकते. करना चाहिए, करना है में फर्क है. चाहिए मतलब आपके पास एक ऑप्शन है, करो या मत करो. करना है में नो ऑप्शन, करना ही है. दिस इज द लास्ट एंड लास्ट ऑप्शन, यही है. सो क्या है, अगर आप राइट्स को, जैसे आप फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे हो, अगर वो कानून में नहीं लिखे होते तो ये मोरल अधिकार बन के रह जाते, सामाजिक तौर पर रह जाते कि यार देखो हमें कहीं भी घूम लेना चाहिए था, कितनी अच्छी बात है. सामने वाला आपको रोक ले, भाई नहीं जा सकते, फिर आप क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर सकते. ठीक है भाई, इधर नहीं घूम रहे तो हम इधर घूम लेंगे. यही होता. आपको बोलने का अधिकार है भाई, 2 घंटे तक बोलोगे, उसके बाद नहीं बोलोगे, ठीक है भाई अगले दिन बोल लेंगे. तो बात यहां पर यह है कि जब आपको ऐसा चॉइस मिले कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो एक अलग है और करना है वो अलग है. करना, अगर ये लॉ में नहीं लिखे होते तो ये फिर ऐसे हो जाते कि भाई हाँ ठीक है, अधिकार है, कोई बात नहीं, मान लो, कर लो, इस तरीके से. फॉर एग्जाम्पल, जो ग्वांतानामो बे में जो जेल था, दे हैड मोरल क्लेम बट नॉट टू बी टॉर्चर और ह्यूमिलेटेड. उनका वो सामाजिक न्यायिक रूप से, नैतिक रूप से, मोरल मतलब ऐसा दिल से, मन से, भावना से ये था कि उन लोगों को टॉर्चर ना किया जाए. राइट, टॉर्चर ना किया जाए, उन्हें सताया ना जाए, बट वो हो रहे थे. अगर वहां का रूल रेगुलेशन लॉ होता तो शायद वो नहीं होता, वो मान ही नहीं रहे. बट दे कुड नॉट गो टू एनीवन टू एनफोर्स दिस क्लेम. अब वो भाई उनके जो अधिकार हैं, समझो, मान लिया अधिकार है उनके देश में होंगे, अमेरिका तो नहीं मान रहा है, उनके देश में अधिकार है कि भाई हाँ ऐसा कुछ हो तो हमें मतलब सूचना देना, सूचित करना, हम इस पर मामले पे कार्रवाई करेंगे, हम इस पे एक्शन लेंगे. बट वो जाएंगे कहां, किसे बताएं? जब वो जेल से निकलने देगा तब तो. जब यूएस की आर्मी इतने भी कानून का नहीं दिखा रही है कि भाई तुम जा सके बाहर मीडिया से मिल लो, मीडिया से मिल लेते शायद उनके देश तक खबर पहुंच जाती, पर नहीं पहुंच पा रही. तो जो मतलब क्लेम करना है उन्हें, जिस रूल एंड रेगुलेशन में उन्हें क्लेम करना है, उसके लिए उन्हें यह तो बताओ कि सामने वाले के भी थोड़े बहुत अधिकार है. मान के चलिए फॉर एग्जांपल, ये एक पर्सन है, इसको ए पुलिस स्टेशन में जाना है, पुलिस स्टेशन में जाना है. इस पुलिस स्टेशन में लॉ है, कंडीशन 1, इस पुलिस स्टेशन में लॉ है कि जो भी पर्सन आएगा, जो भी ऑर्डिनरी सिटीजन आएगा, उससे पूरी जानकारी लेकर उससे बातचीत की जाएगी. लॉ नंबर 2 ये कहता है, मान लीजिए नो इंफॉर्मेशन, इनसे कोई जानकारी नहीं लेंगे. ये बंदा तब तो यहां जाए कि जब उसको अलाउ किया जाए इतना कि भाई तू आ जा, तेरी बात सुनी जाएगी. अब अगर ये कंडीशन जैसा ग्वांतानामो मेमोरियल, नो मतलब नो, तो उसको भाई किससे जाके कहे कि भाई मेरा ये रूल है, मेरे ये अधिकार है, लागू करवा दो, कुछ नहीं होने का, ऐसा कुछ नहीं होने का है. तो कंक्लूजन क्या समझ में आया कि राइट्स आर रीजनेबल क्लेम्स ऑफ ए पर्सन रिकॉग्नाइज्ड बाय सोसाइटी एंड सैंक्शनड बाय लॉ. समाज में उनको एक रेगुलेशन मिला हो कि हाँ ये ऐसे अधिकार लोगों के होते हैं, लोगों को बोलने का, खाने का, पीने का, बैठने का अधिकार सब है, सब क्योंकि इसी के थ्रू समाज कनेक्ट है. आप मान लीजिए मार्केट में घूमने जा रहे हैं तो कोई दुकानदार ने थोड़ी बुलाया आपको, ये आप अपने अधिकारों की वजह से गए कि मुझे जाना था तो मैं चला गया, कौन रोकेगा मुझे. किसी बस में बैठ गए, किसी मेट्रो में बैठ गए, फ्लाइट में बैठ गए, किसी से मिल लिए, बातचीत कर ली, सब अधिकार थे. एंड सेक्शन बाय लॉ का मतलब अब ये फंडामेंटल राइट्स लॉ में तो है ही है, कॉन्स्टिट्यूशन में तो है ही है. तो यही है कि सोसाइटी उन्हें रिकॉग्नाइज करे और लॉ उन्हें सैंक्शन करे. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाई डू वी नीड राइट्स इन अ डेमोक्रेसी. लीजिए साहब, और गजब की बात है, डेमोक्रेसी में अधिकारों की नीड ही क्यों है, समझाइए जरा. तो सुनिए, जब भी आपसे कोई बोले व्हाई डू वी नीड राइट्स इन अ डेमोक्रेसी, तो पहले बता दिएगा कि अधिकार तो इतने जरूरी हैं कि डेमोक्रेसी ही उसके बिना अधूरी है. डेमोक्रेसी में लोग वोट देने जाते हैं और वोट देना एक अधिकार है. तो भैया यही मामला खत्म हो गया. जब हमें वोटिंग का अधिकार नहीं है तो फिर डेमोक्रेसी भी नहीं बन पाएगी. खत्म बात. राइट्स आर नेसेसरी फॉर द सस्टेनेंस, मतलब कॉन्टिन्यूएंस, जारी, कंटिन्यू. फॉर डेमोक्रेटिक इलेक्शंस it is necessary that citizens should have the right to express their opinion from political parties and take part in political activities. लोगों का अधिकार, मैंने आपको बताया वोटिंग का अधिकार डेमोक्रेसी में बहुत जरूरी है. आप कह रहे हैं डेमोक्रेसी साहब, लोगों ने अगर सरकार चुनी होगी, लोगों ने अगर वोट दिया होगा तो आप कह देना, वरना आप बोलना भी मत. तो अगर आप कह रहे हो कि हमारे यहां डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुए हैं, इसका मतलब लोगों ने वोटिंग की है, लोगों ने वोटिंग की है, इसका मतलब लोगों के पास अधिकार था, तो फिर दैट्स व्हाई
वी नीड राइट्स इन अ डेमोक्रेसी, क्योंकि हमें सरकार भी चुननी है। राइट्स क्या करते हैं? दे प्रोटेक्ट माइनॉरिटीज फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ मेजोरिटी। ऑपरेशन मतलब दबाव। जैसा अल्बेनियन और सब्ज में हो रहा था, सब्ज अल्बेनियन को दबा रहे थे, तो राइट्स वो चीज है कि जो अल्बेनियन ऐसा कोई दबता सब्ज को, ए सब्ज तू मेरे साथ ये नहीं कर सकता, ये गलत है, ऐसा, ठीक है। तो राइट्स उनको ऐसे बचाते हैं, माइनॉरिटी को बचाते हैं मेजॉरिटी के दबाव से। राइट्स आर गारंटीज व्हिच कैन बी यूज्ड व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग। राइट्स वो जिम्मेदारी, वो गारंटी है आपको जो जब आपके साथ गलत होगा आपको बचाएगी। किसी पुलिस ने आपको पकड़ लिया रातों रात, आप बोलेंगे वारंट कहां है, अरेस्ट वारंट, फिर वो दिखाएगा ये रहा। बोला अच्छा, कितनी देर तक जेल में रखोगे? बोले 48 घंटे, 72 घंटे। ऐसे कैसे? 24 घंटे बाद तो मुझे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है, करोगे नहीं करोगे? तो राइट्स है इस बात की गारंटी देते हैं कि आपके साथ कुछ गलत होगा तो आप जो है एक्शन ले सकते हो। तो चलिए आगे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? कौन कौन से अधिकार है संविधान में? तो आइए बच्चों, बहुत ही खास, बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार। पहला है राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार। आर्टिकल 14 टू 18, आपके एग्जाम में ये नहीं आना है। आर्टिकल्स आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, बट ये आएंगे। राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार 14 टू 18 है। नेक्स्ट फ्रीडम, नेक्स्ट इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फिफ्थ इज कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, सिक्स्थ इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अगर अभी तक बिना आंख बंद करे मैं आपको यह बोलूं कि सबसे इंपॉर्टेंट अधिकार कौन सा है, तो मान लीजिएगा बच्चों राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है। क्यों है, इस पर चर्चा करेंगे आगे। यहां तक समझ में आ रहा है सबको? कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है जिसको ये लग रहा हो कि यार मतलब ठीक ठीक ही है? पहले आ जाइए, अब चैप्टर इंटरेस्टिंग हो चुका है। अब चैप्टर इंटरेस्टिंग हो चुका है। पहला टॉपिक है राइट टू इक्वालिटी। सो कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? किसका कॉन्स्टिट्यूशन? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि द गवर्नमेंट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इन इंडिया इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। हमारे देश में कानून के सामने सब लोग एक बराबर हैं और कानून के हिसाब से सबको एक समान सुरक्षा भी मिलती है। चाहे आपने आतंकवादी भी देखे हो भारत में आकर, तो उनको भी प्रॉपर तरीके से सिक्योरिटी दी जाती है। आप कॉमन व्यक्ति को भी उतनी सिक्योरिटी है जितनी एक वीआईपी को है। एक आतंकवादी को भी हमारे देश में देखिए कितने लंबे समय तक रखा जाता है। कानून सबको बराबर अधिकार दे रहा है कि आप आइए, आप अपनी दलीलें रखिए, आप गलत है तो गलत दिखाइए साबित करके, सही है तो सही, तो हम कर ही देंगे फिर, है ना, कर ही देंगे भाई साहब। नेक्स्ट इज, इसका मतलब क्या है? एवरीवन इज इक्वल इन द आईज ऑफ लॉ। कानून के आंखों में सब लोग एक बराबर है, चाहे वो प्रधानमंत्री की हो, चाहे वो देश के राष्ट्रपति हो, चाहे वो आप हो। कानून ये कहता है कि ऑल आर इक्वल, दैट इज रूल ऑफ लॉ। इसे कहते हैं रूल ऑफ लॉ, कि भाई कानून की आंखों में सब लोग बराबर है, कानून की चल रही है। दिस मींस नो वन इज अबव लॉ। रूल ऑफ लॉ का मतलब है कानून से ऊपर कोई नहीं है भाई, चाहे आप प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, कानून इज कानून। वेदर इट इज पॉलिटिकल लीडर, चाहे वो एक राजनेता हो, सरकारी अफसर हो, या आम नागरिक हो, आम आदमी हो, ऑल आर इक्वल, ऑल आर इक्वल। नेक्स्ट देखते हैं, नो पर्सन कैन क्लेम एनी स्पेशल ट्रीटमेंट और प्रिविलेज। आप प्रधानमंत्री हैं तो क्या हुआ? आपको जेल नहीं हो सकती, आप कोर्ट नहीं जाएंगे, आपको कोर्ट सजा नहीं दे सकता। क्या है ऐसा? आप सभी जानते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने साफ साफ बोला है कि हमारी जो न्यायपालिका है, हमारी जो जुडिशरी है, वो इंडिपेंडेंट है और बिना किसी के दबाव में खुलकर अपना काम करे, ताकि लोगों का जो उसमें इंटरेस्ट है, फेथ है, वो बना रहे। सो द गवर्नमेंट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन्स। सरकार किसी भी व्यक्ति के खिलाफ में जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती कि तू हमारी पार्टी का, तू दूसरी पार्टी का, तू यहां का नागरिक उस इलाके का, तू उस इलाके का नागरिक, तू इस रंग का, तू उस रंग का, तू कम पढ़ा, तू ज्यादा पढ़ा, तू अमीर है, तू गरीब है, तू गांव का, तू शहर का, ऐसा कुछ नहीं। गवर्नमेंट कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती, कोई भेदभाव नहीं कर सकती। ऑल आर इक्वल ऑन द ग्राउंड्स ऑफ, किस किस बेस पर नहीं डिफरेंस कर सकते? रिलीजन, तू हिंदू है, तू मुस्लिम है, तू सिख है, तू ईसाई है, तू मतलब रिलीजन कैसा, बौद्ध है, जैन है, ऐसा नहीं कर सकते। रेस, तो काला गोरा काला पीला जैसा भी है भाई साहब। कास्ट कोई सी भी हो, ऑल आर इक्वल। प्लेस ऑफ बर्थ, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, बिहार हो, झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, जम्मू कश्मीर हो, चाहे वो आपका उड़ीसा हो, बंगाल हो, बिहार हो, मिजोरम हो, नागालैंड हो, मणिपुर हो, त्रिपुरा हो, अरुणाचल प्रदेश हो, सिक्किम हो,
चाहे आपका चेन्नई कोलकाता, भाई साहब कोई सा भी शहर होने का माफिक, ऐसा कोई टेंशन ही नहीं है इधर, क्योंकि ऑल आर इक्वल ऑन द बेसिस ऑफ दीज टॉपिक्स। समझ में आए कि नहीं आई बात? कोई भी आज के बाद अपने दिमाग में बिठा लो, हम कहीं के भी हो, किसी भी राज्य के हो, किसी के भी इलाके के हो, गांव के हो, शहर के हो, कोई भी कलर हो, हमारी सरकार हमारे साथ भेदभाव नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। एवरीवन शैल हैव एक्सेस, हर एक को अधिकार है क्या कि पब्लिक सर्विसेज, पब्लिक प्लेस को बराबर यूटिलाइज करे। अगर ऑगी सर किसी कुएं से पानी भरते हैं तो आप भी भर सकते हैं, मनाही नहीं है, मना नहीं है। जिस कुएं से आप और मैं पानी भर सकते हैं, उस कुएं से कोई भी टीचर पीडब्ल्यू में आके वो भी पानी भर सकता है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? पूरे हिंदुस्तान के टीचर भी उस कुएं से आके पानी भर सकते हैं। अरे टीचर ही क्या, पूरे हिंदुस्तान के, पूरे भारत के जितने भी सिटीजन्स हैं वो भी उन जगहों पे जा सकते हैं। चाहे वो कोई दुकान हो जहां से मैं सामान लेता हूं, आप भी ले सकते हैं, पूरे भारत के लोग ले सकते हैं, है ना। कोई भी रेस्टोरेंट में हम जा सकते हैं, किसी भी होटल में हम जा सकते हैं, सिनेमा हॉल, कुएं, तालाब, टैंक, बात घाट, रोड, सड़क, बिजली, पानी, हम सब वो इस्तेमाल कर सकते हैं जो हमारे देश में है ना। खासकर जिन्हें सरकार बना रही है, सरकार चला रही है, उन्हें तो सब कर सकते हैं। सरकार का काम मतलब सबका काम। इसका मतलब ऐसा तो नहीं है, अगर आप सोच रहे हो कि सर पब्लिक में अगर किसी के प्राइवेट टॉयलेट बनी मैं उसमें घुस जाऊं, वो बंदा भी उधर घुसा, वो कहेगा भाई ये तो मेरी टॉयलेट है। प्राइवेट इज प्राइवेट। पब्लिक का मतलब जैसे ये है कि अभी आपने सुना होगा कि हमारे जो देश के प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी, उन्होंने घर घर जब स्वच्छ आंदोलन चला तो घर घर टॉयलेट बनवाए थे, राइट? आपको पता होगा टॉयलेट बनवाए। अब उस टॉयलेट के लिए फंड भी आया था, सब्सिडी भी मिली थी, लोगों ने पैसे से वो बनवा लिए। अब वहां क्या वो पब्लिक बन गई, क्योंकि एडेड बाय गवर्नमेंट। एडेड बाय गवर्नमेंट, एडेड मतलब होता है सपोर्ट। सरकार ने उस टॉयलेट को बनाने के लिए धनराशि दी, तो फिर आपकी कैसे हो सकती है? आपने जगह दी, उसके मतलब कुछ जैसे भी मिला आपको पैसा, बट ऐसे मामले आप नहीं कर सकते। इवन सेम प्रिंसिपल अप्लाइज टू पब्लिक जॉब्स ऑल्सो। सेम प्रिंसिपल मतलब कलर, कास्ट, क्रीड, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, इन सब के आधार पर भी आप नौकरियों में भी भेदभाव नहीं कर सकते। किसी नौकरी में आप जाके ये कहें कि ये तो उत्तर प्रदेश की नौकरी है, यहाँ केवल यूपी के, नोएडा वालों को ही नौकरी मिलेगी, ये भी गलत है। कहीं का भी कोई भी आके नौकरी ले सकता है। पब्लिक जॉब मतलब सरकारी नौकरियों में सरकार ये नहीं कह सकती कि दिल्ली की नौकरियां हैं, दिल्ली वालों को ही देंगे, भाई दिल्ली में निकले हमें नहीं पता, हम नहीं देंगे। तो कोई भी सरकारी जॉब है उन सबको है। हालांकि आप जानते होंगे ऑल सिटीजन्स हैव इक्वल राइट्स इन मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट टू एनी पोजीशन इन द गवर्नमेंट। चाहे सरकारी कोई भी नौकरी हो, सबको बराबर अधिकार है। बट ये बात आप जानते हैं कि सरकार ने कुछ रिजर्वेशन भी दे रखा है। अब आप सोच रहे हैं सर ने एक बार तो ये कह दिया कि सब लोग बराबर हैं, अब कह रहे हैं रिजर्वेशन, तो सब लोग कैसे हम बराबर हुए? देखिए बराबर नहीं हुए, बराबर करने हैं, इसीलिए इनको रिजर्वेशन मिला है। अब आप यहां कह रहे हो सर मेरा एक दोस्त है जो मुझसे भी ज्यादा पैसे वाला है, समाज के हिसाब से हो गया है, कमा लिया है, ठीक है, बट सारे तो नहीं हुए, अभी सारे नहीं हुए। अगर जनरल यहां बैठा है एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, हर बेनिफिट से, और अगर बाकी क्लास यहां है, तो क्या आपका दायित्व नहीं बनता या आपकी ड्यूटी नहीं बनती इस गैप को खत्म कर दें? तभी देश में इक्वालिटी होगी, तभी देश में करेक्ट फ्रीडम होगी, तभी देश में जो है सब लोग बराबर होंगे। आप जब कहते हैं सब लोग बराबर है, कैसे बराबर है? मुझे एक बात बताइए, हाथ की 5 उंगलियां, ये तक बराबर नहीं है, ये तक बराबर नहीं है, पर इन लोगों को तो बराबर लाया जा सकता है। अभी उंगलियों को ऐसा थोड़ी करके घूमूंगा, लोगों को बराबर लाओ। कैसे? नौकरियों में रिजर्वेशन दे दो, एजुकेशन में रिजर्वेशन जैसे मिला, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, कॉलेज में वैकेंसीज होती हैं, ये देनी पड़ी क्योंकि गवर्नमेंट इनको थोड़ा सा अपलिफ्ट करना चाहती थी, इनको ऊपर उठाना चाहती थी। तो बहुत सारी गवर्नमेंट की डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स रही हैं, महिलाओं को लेकर, गरीब को लेकर, फिजिकली हैंडीकैप्ड को लेकर। आपने सोचा होगा कि फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए एक एक्स्ट्रा आर भी मिलता है पढ़ाई करने के लिए, पेपर लिखने के लिए, और साथ ही उनकी जो कट ऑफ लिस्ट होती है, मैक्सिमम मार्क्स होते हैं, वो नॉर्मल लोगों से कम होते हैं, ठीक है। So the principle of non-discrimination extend to social life as well. ये जो नॉन डिस्क्रिमिनेशन पढ़ रही है, सामाजिक रूप से उनकी जिंदगी में भी फर्क पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ अनटचेबिलिटी। कैसे अनटचेबिलिटी पड़ता है? देखिए मैं आपको बताता हूं। आप कहीं क्लास में बैठे हैं, आपकी टीचर ने बोला ए उठ यहां से, तू पीछे बैठ। किसी भी वजह रही हो, कोई वजह रही हो, आप ना पढ़ने, कम पढ़ने वाले हो, आपका कलर कोई हो, आप जाति से ना मैच खाते हो, या कुछ भी XYZ रीजन रहा हो, ये सब अनटचेबिलिटी है। और सरकार ने साफ साफ कह दिया, आर्टिकल 17 में भी क्लियरली लिखा हुआ है, ये आपके पेपर में नहीं आना है बट मैं वैसे बता रहा हूं, आर्टिकल 17 में भी क्लियर लिखा हुआ है कि एनी फॉर्म ऑफ अनटचेबिलिटी, किसी भी प्रकार की छुआछूत बोले तो तू रंग किससे हमारे से मैच नहीं करता, तुम्हारी लैंग्वेज से मैच नहीं करता, तुम्हारे रिलीजन से मैच नहीं करता, तुम्हारे गांव से मैच नहीं करता, तुम्हारे इलाके का नहीं है,
तुम्हारे राज्य का नहीं है, तू हमारे देश का नहीं है, मतलब इस तरीके से अगर कोई ऐसे बात करे तो वो जेल के काटने के लायक है। किसी प्रकार की अनटचेबिलिटी अलाउड नहीं है। अनटचेबिलिटी का मतलब है कि भाई एनी बिलीफ, कोई भी विश्वास या कोई समाज में चलने वाली परंपरा जिसकी वजह से आप किसी को नीचा दिखाते हैं, कि पीपल ऑन अकाउंट ऑफ देयर बर्थ विद सर्टेन कास्ट लेवल्स, कि भाई ए तू तो नीची जाति में पैदा हुआ है, तू हमारी जाति का नहीं है, तेरे तो ये कलर में प्रॉब्लम है, तू गरीब घर का है, किसी भी प्रकार की अनटचेबिलिटी अलाउड नहीं है। सो कॉन्स्टिट्यूशन मेड अनटचेबिलिटी एज अ पनिशेबल ऑफेंस। संविधान ने साफ साफ कह दिया सरकार को कि देखिए कोई भी अनटचेबिलिटी केस में आए तो एक सजा योग्य अपराध है, ये अपराध है और अपराध की सजा होती है माफी नहीं। ठीक है, ये हमने पहला पढ़ लिया। नेक्स्ट इज राइट टू फ्रीडम, आजादी का अधिकार। इसमें क्या कहता है भारतीय संविधान, क्या कहता है कि भाई साहब सबको बोलने का अधिकार है, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का अधिकार है। हम अपने मन की भड़ास निकालते हैं ना, अधिकार है। असेंबली इन अ पीसफुल मैनर, हम कहीं पर 4 लोग शादी में भी इकट्ठा होते हैं, रैली भी करते हैं। संविधान यह कहता है कि आप इकट्ठे होइए। धारा 144 आपने सुनी होगी, 4 या 4 से अधिक लोग इकट्ठे हो, पुलिस बस तशरीफ सही कर देती है। बट इसका मतलब ये नहीं है, देखिए वो हो गया थोड़ा सा सिचुएशन बेस्ड। अगर आप शांति से शादी में इकट्ठे होते हैं, पुलिस वहां जाए और 2000 आदमी लगा लठ चालू कर इन सब में देना, और घोड़ी तो भाग जाएगी, बाराती तो भाग जाएंगे सब, फिर शादी कैसे होगी? तो आप असेंबल हो सकते हैं बट पीसफुल मैनर, शांतिपूर्ण तरीके से। इसलिए शादियों में हथियार ले जाना भी मना है। फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियन, कितनी सारी हमारे यहाँ ऑर्गेनाइजेशन में यूनियन बनी होती है, कितनी सारी एसोसिएशन बनी होती है भाई। किराने की दुकान की एसोसिएशन है, आप जाइएगा अपने अपने इलाके में, जो अभी नवरात्रों में कई सारे एसोसिएशन बनी। मूव फ्रीली थ्रू आउट द कंट्री, पूरे देश में पूरे देश में कहीं भी घूमने का अधिकार आपको है। आप जब पिकनिक मनाने हिमाचल प्रदेश जाते हैं, किसी ने रोका कि जाओ चले जाओ दिल्ली वालों वहीं जाके बैठो, किसी ने रोका? क्या आप जब कभी मध्य प्रदेश गए, किसी ने रोका? नहीं रोका। आप पूरे भारत में कहीं भी घूम सकते हैं एंड यू कैन रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। आप सभी जानते हैं अब हम जम्मू कश्मीर भी रह रहे हैं, लोगों के लिए अलाउड हुआ, राइट और रॉन्ग। कुछ इलाकों में रोका जाता है, कुछ इलाकों स्पेशल सर्कमस्टांस होते हैं, जैसे मान लीजिए कहीं ग्रीनरी बहुत है या कोई ट्रैवल एरिया है जहां पर उन्हें यह है कि भाई दूसरा कोई आके रहा तो हमारी ट्रैवल जो संस्कृति है, जो हमारी ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है वो डिस्टर्ब हो जाएंगी, वहां पर रुकते हैं। बट उसके अलावा आप कहीं भी जा सकते हैं। प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, कोई भी काम धंधा कीजिए, कोई भी बिजनेस कीजिए, कोई भी ट्रेड कीजिए, कोई रुकने वाला नहीं है। मैं चाहे बन जाऊं डॉक्टर टीथ का, और मैं मान लो कि भाई अपना बिजनेस कर रहा हूं, किस चीज का, परचून की दुकान चला रहा हूं, किराने की दुकान चला रहा हूं, चला सकता हूं। कोई भी काम धंधा छोटा बड़ा नहीं होता, ऐसा कोई कहता था, कोई तो कहता था, ठीक है। बट मेरा कहना यही है कि आप कोई भी काम धंधा है भारत में कर सकते हैं। संविधान क्या कहता है? नो पर्सन कैन बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी। आजादी में यह भी आता है किसी के आप जीवन पे खतरा नहीं डाल सकते। पर्सनल लिबर्टी है किसी की, मान लीजिए कि भाई आप सभी जानते हैं हर एक को जीवन जीने का अधिकार है, अब आप उसे रोज पीटते हैं आके, ये तो गलत है। तो पर्सनल लिबर्टी, अपनी खुद की एक आजादी का भी अधिकार है, एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। पर कैसा? कानून के अधिकार के अकॉर्डिंग। मान लीजिए कानून कहता है कि भाई आप खुल के रहिए, जैसे अब हम रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है कि आप ना परेशान करने लगे, किसी को मारपीट कर रहे हैं, तो कानून फिर वहां पे दिक्कत करेगा आपके लिए, क्योंकि आपको जीवन जीने का अधिकार है, तो सामने वाले की भी तो पर्सनल लिबर्टी है, आप उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तो वो क्या है बच्चों? वो नुकसानदायक है, तो वो अलाउड नहीं है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, बहिष्कार के खिलाफ अधिकार। बहिष्कार कैसा होता है? सुन लीजिए। पहला, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स। आपने रेड लाइट पे लोग देखे हैं? वो कौन लोग हैं? गरीब भिखारी जिन्हें आप कहते हैं, वो किडनैप किए हुए लोग, सताए हुए लोग होते हैं, वो ट्रैफिकिंग के लोग होते हैं। ट्रैफिकिंग का मतलब क्या है? जब इंसान को खरीदा और बेचा जाए, वो दूसरे इलाके के लोग हैं जिन्हें उठाकर यहां पर बेच दिया गया है और वो उनके लिए काम कर रहे हैं जिन्होंने उन्हें खरीदा है, ये गलत है। नेक्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो प्रोहिबिट फोर्स लेबर और बेगार इन एनी फॉर्म। किसी भी 14 साल से कम से उम्र के बच्चे को यदि आप किसी गोल्ड फैक्ट्री में, माइनिंग फैक्ट्री में, किसी भी हैजार्डस प्लेस में काम करा रहे हैं तो मालिक को सजा हो सकती है, क्योंकि किसी भी छोटे बच्चे को जो 14 साल से नीचे का, उसे जबरदस्ती आप काम नहीं करा सकते। क्योंकि एक तरफ सरकार आप जानते हैं 6 to 14 को क्या कर रही है?
एलिमेंट्री एजुकेशन दे रही है, 10वीं तक 5वीं तक ऐसा पूरा 10वीं तक पढ़ाने का फ्री ऑफ कॉस्ट, और जिस समय उसके पढ़ने की उम्र है आप उसको काम करा रहे हैं तो यह सजा है। प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर यही है। नो वन कैन एम्प्लॉय अ चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 टू वर्क इन एनी प्लेस और माइन और एनी हैजार्डस प्लेस। अगर कोई भी खतरनाक जगह है, अब आप यहाँ पे ये बोलेंगे सर हमने देखा हमारे यहाँ पे ना एक आदमी बाजार में टमाटर बेचता है, अपने बच्चे को, उसका बच्चा 12 साल का वो बेच रहा है। बच्चों टमाटर में बम नहीं फट रहे, आलू में बम नहीं फट रहे, भिंडी में कुछ नहीं हो रहा, बट हैजार्डस प्लेस बोला, जहां पे खतरा हो वहां पे बच्चों को आप काम नहीं करा सकते। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म के अधिकार कैसे है भाई? आजादी का हमारे देश में रहने वाला हर व्यक्ति को अधिकारी है कि वो चाहे तो किसी भी धर्म का प्रचार करे। आपने मुंबई में, मैं बेस्ट एग्जांपल देता हूं, सेलिब्रिटी आपने देखे होंगे, सलमान खान गणेश पर्व बनाते हैं, गणपति बनता है, शाहरुख खान बनाते हैं, आमिर खान बनाते हैं, पूरी मुंबई जो है वो गणपति बप्पा मोरया चलता है, चाहे वो हिंदू है चाहे नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि आप किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार प्रैक्टिस एडॉप्ट कुछ भी कर सकते हैं। आपने देखा होगा कन्वर्जन होता है धर्म, कर सकते हैं, बट इसका मतलब यह नहीं है कि अ पर्सन कैन डू वॉट एवर ही वॉन्ट्स टू इन नेम ऑफ रिलीजन, कि धर्म के आधार पर, नाम पर आप कुछ भी करें। जबरदस्ती किसी का कन्वर्जन कराना गलत है, जबरदस्ती किसी को अपने धर्म का पालन करवाना गलत है, जबरदस्ती किसी को फोर्सफुल करके अपने धर्म के लिए पीछे लगवाना गलत है। फॉर एग्जाम्पल वन कैन नॉट सेक्रीफाइस, इसका मतलब यह है कि कोई भी इंसान या ह्यूमन बीइंग भाई साहब केवल इसलिए कि मेरा ऊपर वाला खुश हो जाएगा या मुझे कुछ बलि देनी है ताकि मेरे साथ कुछ अच्छा हो, सुपर नेचुरल फोर्स आ जाए, ये सब आ जाए और भगवान को खुश करने के लिए आप जानवर की बलि नहीं दे सकते। एक बलि से, एक जान के जाने से दूसरी जान को कैसे खुशी होगी, जरा बताओ मुझे, बताइए। हर एक का अपना परिवार है, हर जानवर का अपना परिवार है, इंसान का अपना परिवार है। किसी एक की जान जाने से उसके दूसरे घर वालों को या उसके घर वालों को खुशी कैसे होगी? सो द गवर्नमेंट कैन नॉट फोर्स एनी पर्सन, सरकार किसी को दबाव नहीं डाल सकती कि टू पे एनी टैक्सेस फॉर द प्रमोशन एंड मेंटेनेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। मान लीजिए नवरात्रे गए हैं, मैंने अपनी इच्छा से दान किया, लोगों ने अपनी इच्छा से दान किया, तमाम अलग अलग धर्मों के लोगों ने अपनी अपनी इच्छा से दान किया उसमें, ठीक है। सरकार यहां पे ये नहीं कह सकती हाँ भाई तुम्हारा धर्म है, तुम्हारे धर्म को प्रचार प्रसार करना है, चलो टैक्स पे करो या पैसा पे करो, नहीं कर सकते। आप किसी भी धर्म को प्रचार प्रसार करने के लिए लोगों से फोर्स नहीं कर सकते कि आप इस धर्म को आप पैसा पे करोगे या उस धर्म को पैसा पे करोगे, अपनी मर्जी से। देयर शैल बी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, देयर शैल बी नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। एक्चुअली कोई भी धार्मिक इंस्ट्रक्शन नहीं दी जानी चाहिए। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप किसी एक पर्टिकुलर धर्म से हैं, आप वहां पे बोल रहे हैं इस धर्म के खिलाफ जाना है भाई साहब और इस धर्म से अलग रहना है, बच के रहना है, ये गलत है। कोई भी धार्मिक गाइडलाइन ऐसे आप सरकारी उसमें नहीं दे सकते। क्यों? सरकारी कॉलेज का मतलब है सबका कॉलेज, वहां पर आप ऐसा नहीं कर सकते। नेक्स्ट बात करें तो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स क्या होते हैं। देखिए समाज में रहने वाला कोई भी नागरिक जिसकी एक अपनी पहचान भाषा है, एक अलग भाषा है, उसको अधिकार है कि वो उसे बचा के रखे। जिस देश में गंगा रहता है, गोविंदा की मूवी आपने देखी थी सबने, गोविंदा की अपनी एक भाषा थी, जब वो गांव से आए लोगों को वो भाषा बुरी लगी। तो यहां पर अगर उसी एग्जाम्पल को रखें तो आप बोल सकते हैं क्योंकि आपकी अपनी भाषा है, आप अपनी भाषा को बचाइए, उसको प्रचार कीजिए, आप अपनी भाषा में बोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट टू एडमिशन, हर बंदे का, हर इंसान का हमारे यहां पर जो रह रहा है भारत में उसका अधिकार है कि वो किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन ले सकता है, अगर वो सरकार से बना हुआ है या सरकार की धनराशि से चल रहा है। प्राइवेट में थोड़ा सा वो इशू है, प्राइवेट में क्या इशू भाई, मान लीजिए प्राइवेट के अपने रूल है, बट सरकार के चलने वाले धन से सरकारी कॉलेज सरकारी स्कूल में पूरा पूरा अधिकार है। माइनॉरिटीज को यह अधिकार है क्या कि वो चाहे तो अपने अलग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश कर ले, उन्हें चलाने वाले जो अलग से हो, स्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर, ये उनको आजादी है कि भाई आप जो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को स्थापित कर सकते हैं, माइनॉरिटीज कर सकती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारा, हाउ कैन वी सिक्योर दीज राइट्स। अच्छा ये बताओ, यहां तक सबको समझ में आ गया सारे राइट्स वगैरह? अगर लास्ट वाला लगा आपको तो मैं एक बार फिर से भी बता देता हूं। देखिए मान लीजिए मैं माइनॉरिटीज हूं, मुझे आप अपने स्कूल में एडमिशन नहीं लेने दे रहे, कह रहे आप माइनॉरिटीज है, मेरे जैसे और भी लोग होंगे, हम लोग कहां पढ़ेंगे? तो फिर हम में से जो पैसे वाले लोग हैं या हम मिलकर एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश कर देंगे, बना देंगे, स्कूल बना दिया, वहां पर हमारे बच्चे पढ़ लेंगे। आपने देखा होगा कई सारे ऐसे स्कूल्स हैं जिनमें पर्टिकुलरली लोकल भाषाओं के लोगों को पढ़ाया जाता है और वहीं पर ज्यादातर दाखिले उन्हीं के होते हैं। तो ये क्या है, जब उनको कहीं एडमिशन नहीं मिला तो पढ़ना तो था ही, तो उन्होंने अपना एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश कर लिया, बना लिया,
और ऐसा अधिकार संविधान में है, आप चाहें तो बना सकते हैं माइनॉरिटीज के लिए। हाउ कैन वी सिक्योर दीज राइट्स, हम कैसे सिक्योर करें इन राइट्स को, कैसे बचा सकते हैं अपने फंडामेंटल राइट? तो ये बचते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के थ्रू, आर्टिकल 32 में आता है। वैसे ही राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संवैधानिक जो अधिकार मिले हुए, रेमेडीज मतलब उपचार। हमको अगर कोई बोलने ना दे तो, हमको अगर कोई घूमने ना दे तो, हमको कोई अपने धर्म का पालन ना करने दे तो, जो अभी तक आपने फंडामेंटल राइट्स पढ़े, अगर उनको वॉयलेट करता है तो हमें कौन बचाएगा? वो बचाएगा आर्टिकल 32, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये भी एक फंडामेंटल राइट्स का पार्ट है, क्योंकि आर्टिकल 32 भी वहां आपने पढ़ा था। दिस राइट मेक्स अदर राइट्स इफेक्टिव, इसकी वजह से बाकी के अधिकार माने जाते हैं। क्योंकि मैंने बोला ना, कोई आपको बोलने ना दे तो आप क्या करोगे? पुलिस के पास जाओगे। ये जो जाने का अधिकार है कि आपका रूल रेगुलेशन, आपके जो फंडामेंटल राइट को किसी ने वॉयलेट किया, नुकसान पहुंचाया, आप पुलिस पे जाओगे, ये सब भी इसमें लिखा है। कोई आपको बोलने ना दे, आप कोर्ट में चले जाओगे, यहां लिखा है। कोई आपकी बात खाने नहीं दे रहा, घूमने नहीं दे रहा, भाई यहां चले जाओ, कोर्ट में चले जाओ, ये यहां लिखा है। तो बाकी के राइट्स इसलिए इफेक्टिव है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 32 भी है। इन केस ऑफ वायलेशन, अगर मान लीजिए कोई आपके अधिकार को वॉयलेट करता है, तो आप तुरंत कोर्ट के पास जा सकते हैं। अगर आपके फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट हुआ है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा, स्पेशल है बिल्कुल। अगर आपको बोलने नहीं दिया जाता, घूमने नहीं दिया जाता, खाने नहीं दिया जाता, आपके फंडामेंटल राइट्स, रिलीजन को आप फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जा सकते हैं कि मेरे फंडामेंटल राइट्स को कोई नुकसान पहुंचा रहा है, मुझे हेल्प कीजिए। दैट्स वाई भीमराव अम्बेडकर ने इसको क्या बोला है, किसको क्या बोला है बच्चों? आर्टिकल 32 को, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को, कि ये हमारे संविधान की दिल और आत्मा है। देखिए सब कुछ है, आपको बोलने का अधिकार है, सब कुछ है, पर अगर किसी ने आपको रोका तो फिर वो अधिकार कहां है कि आप पुलिस के पास जा सकते हो, आप कोर्ट में जा सकते हो। क्योंकि ये शरीर है, ये आंखें, ये हाथ है, सब कुछ ठीक है, पर इसमें दिल नहीं है और सोल नहीं है, तो फिर इस शरीर का फायदा क्या है? अच्छा हो, फिट हो, कोई फायदा ही नहीं है, शरीर चलेगा ही नहीं, मर जाएंगे। तो बाकी के अधिकार इसलिए जिंदा है फंडामेंटल राइट्स, क्योंकि आर्टिकल 32 है ना। तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जो है वो, इनके पास अधिकार है कि अगर उनके पास कोई इंसान आता है जिसके फंडामेंटल राइट्स वॉलेट हैं, तो वो उसके बचाने के लिए उस पर ऑर्डर जारी कर सकते हैं या फिर रिट्स जारी कर सकते हैं। रिट्स क्या बच्चों? याचिका। आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट के कोई फैसला है, उससे आप खुश नहीं थे, आपने जाके अपील कर दी सुप्रीम कोर्ट में, तो ये याचिकाएं हैं जो कि फंडामेंटल राइट्स को बचाने के लिए बनी है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन होता है एक एनएचआरसी, उसका क्या काम है बच्चों? ये एक इंडिपेंडेंट कमीशन है जो किसी के दबाव में काम नहीं करता। 1993 में स्टैब्लिश हुआ था। इसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। इसमें रिटायर्ड जजेस, ऑफिसर और कुछ एमिनेंट सिटीजन, जैसे किसी स्पेशल फील्ड में कोई बड़ा नाम हो, जैसे सचिन तेंदुलकर हो गए, विराट कोहली हो गए, रेखा होगी, जया बच्चन होगी, अपने अपनी कुछ कॉमन लोग, बट ये ऐसे कॉमन नहीं, कुछ पाया हो, अचीव किया हुआ हो। इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, अगर आपका किसी ने मौलिक अधिकार डिस्टर्ब किया है, आपको बोलने, मैं गया कहीं घूमने, वहां जाके पता चला पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग बोलेंगे, मैं चुप रहूंगा। भाई क्यों चुप रहूंगा? अगर ऐसा होता है तो मैं कौन बन गया? एग्रीव्ड पर्सन। एग्रीव्ड पर्सन मतलब मैं ही, मतलब मेरे पे ही घटना हुई है, मतलब मैं ही, मतलब उसमें आया हूं, प्रॉब्लम में आया हूं। तो नाउ आई कैन गो टू कोर्ट फॉर रेमेडी। मैं अपने डिसीजन पे मदद लेने के लिए कि भाई मेरे मौलिक अधिकार का वॉयलेशन हुआ है, मैं कोर्ट जा सकता हूं। एंड इफ इट इज ऑफ सोशल और पब्लिक इंटरेस्ट, और ये समाज का या जनता का मुद्दा है, तो इसे कहते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। सामाजिक मुद्दे की जो याचिका होती है, जैसे मान लीजिए किसी इलाके में, ऐसा मान लीजिए ये बस आ रही है, ठीक है, एक रोड से, यहां कहीं पर एक, मान लीजिए मंदिर है, ऐसे मुड़ के जाना पड़ता है इसकी वजह से, फिर यहां लगता है जाम, और फिर ऐसे आना पड़ता है। तो सरकार ये चाहती है इसको सीधा कर दिया जाए रोड को। और ये मुद्दा बहुत सामाजिक है, यहाँ पे बहुत लोगों की आस्था जुड़ी है, पूजा पाठ करने आते हैं, तो प्रॉब्लम आएगी। अगर सरकार कहती है हम तो इसे तोड़ेंगे, आप जाके इस तोड़ने के खिलाफ क्या लगा सकते हैं? PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, याचिका लगाएंगे कोर्ट में कि सरकार ऐसे कर रही है, हमारा धार्मिक मामला है। क्यों? क्योंकि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन ये वॉलेट हो रहा है सर यहाँ पे, तो आप जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एक्सपेंडिंग स्कोप ऑफ राइट्स। एक्सपेंडिंग स्कोप ऑफ राइट का मतलब ये है, आपने फंडामेंटल राइट्स पढ़ लिए 6, एक्चुअल पहले 7 थे। राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 31 जो वो डिलीट हो गया, सब ठीक है। क्या सर हमें जो है आने वाले टाइम में और राइट्स की नीड नहीं पड़ेगी? पड़ेगी। तो क्या हम उन्हें
बदलेंगे, एडिशन करेंगे, डिलीशन करेंगे, कुछ करेंगे क्या? यस, बिल्कुल कर सकते हैं। यही एक्सपेंशन ऑफ राइट्स का आगे कितना बढ़ाना है, घटाना है, वो सब भी होता है। सो फंडामेंटल राइट्स ही वो अधिकार नहीं है जो हमें मिले हुए हैं, है ना। ये बाकी अधिकारों के सोर्स हो सकते हैं, जैसे आरटीआई है, वो फंडामेंटल राइट्स के थ्रू ही ड्राइव्ड हुआ है। आप देखेंगे अभी हमारे पास कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स भी होते हैं, वो हमें और अधिकार भी देते हैं। फंडामेंटल राइट तो है ही है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में जो संविधान में है। देखिए फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में क्या फर्क है? फंडामेंटल राइट्स में अगर आपका कोई नुकसान होता है तो आप कोर्ट में अपील निकाल सकते हैं, बट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का वायलेशन होता है तो आप अपील नहीं कर सकते। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान में लिखा है, अब हो जाए तो ठीक, नहीं हो तो ठीक, है ना। सो फ्रॉम टाइम टू टाइम कोर्ट जो है तमाम जजमेंट, तमाम फैसले लेते आए हैं राइट्स के एक्सपेंशन को लेके कि भाई और नए अधिकार ये होना चाहिए। आरटीआई ऐसे आया था। तो कुछ अधिकार जैसे कि फ्रीडम ऑफ प्रेस, ये भी स्पीच एंड एक्सप्रेशन का, एक्सप्रेशन क्या, अभिव्यक्त करना, अपनी बातें बताना। अब एक प्रिंटर से अच्छा तरीका क्या हो सकता है अपनी बातें बताने का, तो वो इससे निकला। राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना पाने का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, ये सब भी तो अधिकार हैं। ये सब अधिकार समय के साथ से आए हैं। ऑल आर ड्राइव फ्रॉम, ये सब फंडामेंटल राइट से निकले, ये भी बातें हैं। पार्लियामेंट हैज इनेक्टेड अ लॉ गिविंग द राइट टू इंफॉर्मेशन टू द सिटीजन। इसीलिए बाद में आपने देखा कि भाई राइट टू इंफॉर्मेशन, लोग कह रहे थे भाई हमको नहीं पता, सरकार चुपचाप चुपचाप पता नहीं क्या कर रही है, कोई पॉलिसी आती है, कहां पैसा जा रहा है, कहां नहीं जा रहा है, क्या हो रहा है नहीं पता, तो आरटीआई आनी चाहिए। आरटीआई मतलब जब हम किसी भी डिपार्टमेंट की जानकारी लेना चाहें इंटरनल, तो हमें मिल जाए। आरटीआई को पास किया अंडर फंडामेंटल राइट, किसके अंदर? फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन के अंदर आई। जानने और अभिव्यक्ति का जो अधिकार था कि हम जानना चाहते हैं, हम अपनी बात बोलना चाहते हैं, तो वो आ सकती है। हाल ही में आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक और निकाला कि भाई द मीनिंग ऑफ राइट टू लाइफ, उसमें आपने एक जिंदगी में एक चीज और ऐड कर ली, खाना। राइट टू लाइफ पहले ही आप देख चुके हैं। पर्सनल लिबर्टी, पर्सनल लिबर्टी आपने देखा भी, आजादी है, हर इंसान की अपनी निजी आजादी है। उसमें एक चीज और जोड़ दी कि भाई जीवन जीने के अधिकार में एक रोल खाने का भी होता है। आपको कोई जहरीला खाना खिला रहा है, गंदा खाना खिला रहा है, आप उसके खिलाफ केस कर सकते हो। आपको एक अच्छा खाने का, एक अच्छे एनवायरमेंट में रहने का अधिकार है। क्यों? अच्छा खाना नहीं मिलेगा, बीमार हो गए, आप बार बार बीमार हो गए, मर सकते हो, तो आपकी पर्सनल लिबर्टी पर अटैक हुआ नहीं हुआ, इनडायरेक्टली आपको मार रहा है गंदा खाना खिला के, आप कोर्ट में केस कर दो भाई साहब। कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे अधिकार भी बताए गए हैं जो फंडामेंटल तो नहीं है बट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, बट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, जैसे कि राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार। माँ बाप है, माँ बाप जब नहीं रहेंगे तो बच्चों आप सभी को पता है आप ही जिम्मेदार हैं, इसलिए सेवा कीजिए माँ बाप की, बट वो तो एक मोरल लेक्चर है। संपत्ति का अधिकार हमको है हमारे माँ बाप से, बट ये फंडामेंटल राइट्स नहीं है। ये क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। मतलब क्या है सर इसका? अगर फंडामेंटल राइट होता और आप मान लीजिए निकम्मे हैं, आपके पापा ने आपकी प्रॉपर्टी किसी दूसरे पड़ोसी के बच्चे के नाम कर दी कि जा मेरा बेटा बहुत गंदा है, मैं इसको दूंगा ही नहीं, मैं दूसरे को प्रॉपर्टी दान कर दूंगा या मैं किसी और के नाम कर दूंगा, बेच दूंगा, पर तुम्हें नहीं दूंगा, ऐसा आपने टीवी में सुना होगा, अड़ोस पड़ोस में देखा होगा। अगर ये फंडामेंटल राइट आपका होता, राइट टू प्रॉपर्टी हटा गया ना बाद में, आर्टिकल 31 हट गया, अगर रहता तो आपके पापा कहीं प्रॉपर्टी कर देते तो आप केस करके उससे प्रॉपर्टी वापस ले लेते जिस बंदे के नाम होती। बट अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, अब है ही नहीं। संविधान में लिखा है कि प्रॉपर्टी हाँ देनी चाहिए, ठीक है, बट आपको देनी चाहिए, उसको देनी चाहिए, किसको देनी है? ये बाप के ऊपर है, पापा के ऊपर है, किसको देंगे। अब आप यहां जिद नहीं कर सकते। सो इट इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। एक और देख लीजिए, राइट टू वोट। बहुत सारे लोग वोट करने नहीं जाते हैं, फंडामेंटल राइट नहीं है कि मौलिक अधिकार नहीं कि मतलब हाँ मेरे पति ने मुझे वोट नहीं देने दिया, जैसे मान लीजिए वोट देने आप गए, नेताजी आए, बहन जी आपको वोट देने आना है, बहन जी गई वोट देने के लिए, पति कहता है घर बैठ, तो आप तुरंत टूं 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 112 आजा आजा जा रहा है, फड़ के लेके जा। तो भाई क्या चीज, मतलब आपने फंडामेंटल राइट होता तो पति जेल में होता कि भाई मुझे वोटिंग करने से रोक रहा था, बट ये क्या कॉन्स्टिट्यूशन है, दे दिया ठीक है, वोट नहीं दिया तो नहीं दिया। सो बिकॉज ऑफ द स्ट्रगल, लोगों ने इतनी लड़ाई लड़ी, इसलिए समय समय पर नए नए अधिकार आते रहे हैं। जैसे आपने देखा आरटीआई एक्ट, वोट का अधिकार, प्रेस का अधिकार, ये सब आते रहे हैं। साउथ अफ्रीका की जो गवर्नमेंट थी उसने भी कई ऐसे अधिकारियों को लोगों की स्ट्रगल के कारण जोड़ा बाद में। देखिए संविधान में क्या है ना कि कानून शुरुआत में जो बन जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि वो लॉ बन के कभी चेंज नहीं हो सकता, उनमें कुछ एडिशन नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। लोगों को जैसे जैसे रिक्वायरमेंट रहेगी वैसे वैसे समय समय पर चीजें ऐड होती रहेंगी। जैसे कि साउथ अफ्रीका गवर्नमेंट ने क्या किया, राइट टू प्राइवेसी। देखिए हर व्यक्ति का ना अपना जीवन जीने का एक अधिकार है, उस जीवन जीने में हर एक की प्राइवेसी होती है। आप मान लीजिए सेलिब्रिटी है, दिन और रात आप कैमरे से घिरे रहते हैं, आपको कुछ टाइम मिला अपने वक्त अपने बीवी बच्चों के साथ गुजारने का, उस समय भी मीडिया आ गई, आप केस कर सकते हैं भाई क्या चल रहा है ये,
अभी अभी बस गया ही था घर में और तुरंत मीडिया पीछे से चली आई, और फिर बस राइट टू प्राइवेसी। नेक्स्ट इज सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट। मेरे आसपास गंदगी पड़ी है, मेरे आसपास अच्छा खाना नहीं है, डॉग पॉटी कर रहे हैं, भैंस कूड़ा कर रही हैं, सबको मतलब गंदगी मचा रही हैं, मेरे आसपास गंदा खाना मुझे दिया जा रहा है, तो मेरे जीवन पे खतरा है, मुझे इनडायरेक्टली मारा जा रहा है। मेरा अधिकार है एक अच्छे एनवायरनमेंट में रहने का, एक सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट में रहने का, बट मिल कहा रहा है, तो वो आपका अधिकार है। राइट टू हैव एक्सेस टू एडुकेट हाउसिंग। भाई मेरे शरीर के हिसाब से, मेरे स्पेस के हिसाब से घर भी होना चाहिए, मुझे मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है तो भी गड़बड़ है। मान लीजिए मेरे घर में कोई जबरदस्ती किसी ने हमला करके ऐसा आधा हिस्सा ले लिया, वो भी गड़बड़ है, तो मुझे प्रॉपर हाउसिंग चाहिए। राइट टू हैव एक्सेस टू हेल्थ केयर सर्विसेज। आपने देखा होगा सरकारी हॉस्पिटल क्यों बने, वो इसलिए बने, लोगों को अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज मिलने का अधिकार है, क्योंकि जीवन अच्छा तो उनकी लाइफ चलेगी, लाइफ अच्छी तो मतलब पर्सनल लिबर्टी उनकी बनी हुई है। तो इनडायरेक्टली यही है कि भाई आपको हेल्थ केयर सर्विसेज अच्छी मिलती रहनी चाहिए, अच्छी समय पर मेडिकल फैसिलिटी, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे वो कोई भी आपदा तक स्थिति, कोई भी ऐसा मान लो कोई मुसीबत में, कोई अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज मिल जानी चाहिए। ऐसे नहीं कि पहले जैसे लोगों की लाइफ कम थी, तड़प तड़प के मर गए लोग कि मतलब यार कोई अच्छा हॉस्पिटल नहीं है। तो सरकार का ये दायित्व है, ड्यूटी है कि वो अच्छे मेडिकल फैसिलिटीज लोगों को दिलाए, अच्छे हॉस्पिटल बनाए, अच्छे नर्सेज, अच्छे डॉक्टर्स लेके आए। तो ये सब जो है बेसिकली आपके अधिकार है, जो साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट ने अपने लोगों को दिए थे। जब जब लोगों ने लड़ाइयां लड़ी कि भाई ये क्या हो रहा है, ये बदलाव आना चाहिए, ऐसे आना चाहिए, लोगों की सरकार ने चुनी और फाइनली ये सब अधिकार उन्हें मिले थे। सो बाय बाय बच्चों, थैंक यू सो मच कि आपने इस लेक्चर को देखा। प्लीज आप ध्यान से, प्यार से इस लेक्चर को एक बार देखिएगा, समझिएगा। हमने पढ़ा था ग्वांतानामो बे से, जहां पर हमने देखा कि अमेरिकी सेना जो है कुछ बाहर देश के लोगों को, लगभग 600 लोगों को उठा के जेल में बंद कर देती है, और उसके बाद उन्हें यह अधिकार नहीं है कि वो अपने देश की सरकार से अपील कर पाए हमें बचा लो, या तुमसे हम अपील कर पाए कि तुम हमें बचा लो। ऐसा कुछ भी नहीं था। एक देश दूसरे देश के लोगों के राइट्स को वायलेट कर रहा था। उसके बाद हमने देखा सऊदी अरेबिया, जहां पर एक राजा की चलती है, आम जनता उसके लिए कुछ भी नहीं है, जनता का कोई रोल नहीं है, अपना ही राजा अपनी जनता की ऐसी तैसी करवा रहा है। तीसरा हमने पढ़ा कोसोवो का, जो कि यूगोस्लाविया का एक हिस्सा था, बाद में वो अलग हो गया, और वहां पर अल्बेनियंस और सर्ब्स की लड़ाई चल रही थी। कैसे भी सर्ब्स मेजोरिटी में थे, तो ये हम जानते हैं कि सर्ब्स की सरकार बनी और उन्होंने अल्बेनियन पे धावा बोल दिया कि या तो आप जो है हमें स्वीकार कर लो या फिर आप छोड़ दो, ठीक है। उसका देखा आपने राइट्स क्यों जरूरी होते हैं। राइट्स आपने देखा कि भाई इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें बोलने का, खाने का, पीने का, सोने का अधिकार, ये सब चाहिए, हमें जीवन जीना है, तो भाई राइट्स तो चाहिए ही चाहिए। एक डेमोक्रेसी में राइट्स बहुत जरूरी है, क्योंकि वोटिंग करना भी एक अधिकार है। अब राइट्स ही नहीं तो वोटिंग भी क्या होगी। वो सब अधिकार मिले भारतीय संविधान में। आप देख लिया, आपने 6 अधिकार पढ़े। इक्वालिटी पढ़ी, जहां पर सब लोग बराबर है, चाहे वीआईपी है, नॉन वीआईपी है, कोर्ट के सामने एक बराबर है। आपने पढ़ा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन पढ़ा, जहां पे हर धर्म एक बराबर है, कोई भी धर्म, क्योंकि इंडिया से सेक्युलर कंट्री, किसी एक धर्म का है नहीं, तो सबको समान अधिकार है। आप अपने धर्म का पालन कीजिए, आप अपने धर्म का पालन कीजिए, कोई दबाव नहीं, कोई प्रेशर नहीं। किसी भी प्रकार का एक्सप्लॉयटेशन होता है वो भी अलाउड नहीं है, चाहे आप छोटे बच्चे से काम करा रहे हैं वो भी गलत है, किसी से जबरन काम करा रहे हैं वो भी गलत है, किसी प्रकार का नहीं। उसके बाद आपने देखा कि भाई कल्चरल एजुकेशन राइट्स, कि हमें जो है शिक्षा प्राप्त, जैसे मैंने बताई, या फिर हमें ये मान लीजिए कि भाई जो माइनॉरिटीज हैं उनको कंप्लीटली अधिकार है कि वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को स्टैब्लिश करें, उन्हें रन करें, चलाएं। ये सब हमने पढ़ा बच्चों, पूरे अच्छे तरीके से पढ़कर आए हैं। फ्रीडम वगैरह हमने पूरे 6 आर्टिकल पढ़ लिए हमने। खासकर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के बारे में पढ़ा कि इसे हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। अब आपके लिए क्वेश्चन ये है कि किसने बोला था और ये कौन से नंबर का आर्टिकल है, ये आप बता दीजिएगा। वही हमने पढ़ा कि साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट ने जो है लोगों की सोच के बाद, लोगों के मतलब स्ट्रगल्स के बाद कुछ आर्टिकल्स, कुछ लॉज जोड़े थे, जैसे कि राइट टू एक्सेस सेफ ड्रिंकिंग वाटर, राइट टू एक्सेस सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट, राइट टू एक्सेस एडुकेट हाउसिंग। ये सब अधिकार जो है लोगों की सोच, लोगों के स्ट्रगल के बाद जुड़े गए, क्योंकि लोगों को जब परेशानी हुई, लोगों ने स्ट्रगल किया, सरकार को बताया, सरकार ने फिर ये चीजें अप्लाई करी। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। मिलेंगे फिर एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए मेरे बच्चों बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा और इस लेक्चर को पढ़िएगा जरूर, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट और काफी खास चैप्टर है। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।